हेलो डॉक्टर्स, अब हम स्टार्ट करेंगे रैपिड रिवीजन ऑफ लोअर लिम्ब। और लोअर लिम्ब टॉपिक एग्जैक्टली जैसे हमने अपर लिम्ब टॉपिक पढ़ी है उसी तरीके से लोअर लिम्ब टॉपिक का भी हम रैपिड रिवीजन करेंगे। तो जैसे अपर लिम्ब में मैंने आपको बताया था गोल्डन रूल, 5 मेजर नर्व्स होती हैं और 5 मेजर नर्व्स आर्म, फोरआर्म और हैंड को सप्लाई करती है। जैसे हमने पढ़ा था मस्कुलोक्यूटेनियस और फिर रेडियल, और फिर यहाँ पर भी रेडियल होता है, अल्नार और मीडियन, और सिमिलरली मसल्स ऑफ हैंड अल्नार और मीडियन सप्लाई करती है। उसी तरीके से लोअर लिम्ब में भी 5 मेजर नर्व्स होते हैं, ओके, जो थाई और लेग और फूट को सप्लाई करते हैं। थाई में टोटली 3 कंपार्टमेंट होते हैं। एंटीरियर कंपार्टमेंट को फेमोरल नर्व सप्लाई करती है। मीडियल कंपार्टमेंट जो होता है उसको ऑब्टुरेटर नर्व सप्लाई करती है, और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है उसको टिबियल कॉम्पोनेंट ऑफ शैटिक नर्व सप्लाई करती है। और फिर लेग में फिर से 3 कंपार्टमेंट होते हैं। एंटीरियर कंपार्टमेंट टी पेरोनियल नर्व सप्लाई करेगी, लेटरल कंपार्टमेंट सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व सप्लाई करेगी, और फिर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट टिबियल कंपोनेंट ऑफ शैटिक नर्व सप्लाई करेगी। और फिर जो फूट होता है, टिबियल नर्व वहाँ पर टर्न होती है और फूट में एंटर होती है, और फिर मीडियल प्लांटार और लिटिल प्लांटार में डिवाइड होती है, और ये मीडियल और लिटिल प्लांटार मसल्स ऑफ फूट को सप्लाई करते हैं। और वो सारे मसल्स ऑफ फूट मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब लोअर लिम्ब में रियली आपको रैपिड रिवीजन अगर करना है क्विकली, तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा शैटिक नर्व। एक बार अगर आपने गोल्डन रूल सीख लिया है तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा शैटिक नर्व। अगर आप शैटिक नर्व पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिकली टिबियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, डीप पेरोनियल नर्व सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए सर, देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं शैटिक नर्व। सबसे पहले आपको शैटिक नर्व में पता होना चाहिए कि शैटिक नर्व टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व इन दोनों की बनी होती है। टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व दोनों मिलकर एक कनेक्टिव टिश्यू शीथ में होते हैं और इसी को हम शैटिक नर्व कहते हैं। अब अगर ये टिबियल और कॉमन पेरोनियल दोनों नर्व की बनी है तो ऑब्वियसली इसका रूट वैल्यू क्या होगा, L4, L5, S1, S2 और S3। तो शैटिक नर्व कहाँ से बिगिन होगी, L4, L5, S1, S2 और S3 से बिगिन होगी। तो याद रखिए, इट इज मेड अप ऑफ टिबियल एंड कॉमन पेरोनियल। अब मैं आपको, जैसे मैंने आपको अपर लिम्ब में बताया था अल्नार नर्व, मीडियन नर्व, जैसे हमने कंप्लीट कोर्स पढ़ा था उसका, उसी तरीके से हम शैटिक नर्व भी इन डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये हो जाएगा तो मैक्सिमम ऑफ योर लोअर लिम्ब विल बी कवर्ड। ओके ना, तो अब हम यहाँ पर शैटिक नर्व का एंटायर कोर्स, कंप्लीट कोर्स देखेंगे और उसका सप्लाई साथ में देखेंगे। एंड इन ऑल 1 by 1 रीजन, पहले ग्लूटियल रीजन, फिर थाई, फिर लेग, और फिर हम देखेंगे फुट में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लूटियल रीजन से। तो ग्लूटियल रीजन में ना सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विद ग्लूटियल रीजन से। ग्लूटियल रीजन में यहाँ पर एक ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग को हम कहते हैं ग्रेटर शैटिक फोरामेन। इस ओपनिंग का नाम होता है ग्रेटर शैटिक फोरामेन। और इस ग्रेटर शैटिक फोरामेन में एक मसल होता है और इस मसल का नाम होगा पायरिफॉर्मिस। तो इस ग्रेटर शैटिक फोरामेन में यहाँ पर एक पायरिफॉर्मिस मसल होगा। अब मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि शैटिक नर्व क्या होती है, फ्रॉम पेल्विस, पेल्विस से ग्लूटियल रीजन में एग्जिट होती है। और कहाँ से एग्जिट होगी, पायरिफॉर्मिस के नीचे, बिलो द पायरिफॉर्मिस, और यहाँ से ये एंटर होती है ग्लूटियल रीजन में। तो आप मान लो कि ये वाला शैटिक नर्व है। अगर ये वाला शैटिक नर्व है तो जैसे मैंने आपको बताया, ऑलरेडी आपको पता है कि इट इज़ मेड अप ऑफ टिबियल और कॉमन पेरोनियल नर्व। ये टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व दोनों की बनी होगी। ओके, अब सबसे पहले याद रखिए, ग्लूटियल रीजन में शैटिक नर्व विल नॉट सप्लाई टू एनी स्ट्रक्चर इन ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन में ये कोई भी स्ट्रक्चर को सप्लाई नहीं करेगी। सो थैंक गॉड, यहाँ पर हमको कुछ नहीं पढ़ना है। जस्ट आपको याद रखना होगा 2 पॉइंट यहाँ पर कि शैटिक नर्व कहाँ से एग्जिट होती है, ग्रेटर शैटिक फोरामेन, और पायरिफॉर्मिस मसल के नीचे से पास होती है। और फिर यहाँ से शैटिक नर्व एंटर होगी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। और जैसे ही ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में एंटर होगी, यहाँ पर ये शैटिक नर्व सप्लाई करेगी मसल्स प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। और हम सबको पता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में कौन से वाले मसल्स होते हैं सर, हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इन डिटेल सारे हैमस्ट्रिंग मसल्स। हैमस्ट्रिंग मसल देखते हैं। तो इस तरीके से हम ना 1 by 1 कंपार्टमेंट देखेंगे, धीरे धीरे 1 by 1। अब हैमस्ट्रिंग मसल में नंबर 1 एक होता है सेमी टेंडिनोजस मसल,
और दूसरा वाला होता है सेमी मेम्ब्रेनोजस मसल, और तीसरा वाला होता है बाइसेप्स फेमोरिस मसल। सेमी टेंडिनोजस, सेमी मेम्ब्रेनोजस एंड बाइसेप फेमोरिस। अब यार नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि बाइसेप्स फेमोरिस मसल मतलब यहाँ पर कितने हेड्स होते हैं, 2 हेड होते हैं। एक होता है लॉन्ग हेड और दूसरा वाला होता है शॉर्ट हेड। बाइसेप फेमोरिस में 2 हेड्स होते हैं, एक लॉन्ग हेड होता है और दूसरा वाला शॉर्ट हेड। नाउ नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर, एक इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर जो आपको याद रखनी होगी, वन एक्सेप्शन हियर। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई कौन सी वाली नर्व सप्लाई करती है, टिबियल नर्व सप्लाई करती है। या फिर अगर आपको इन डेप्थ बोलना होगा तो टिबियल कॉम्पोनेंट ऑफ शैटिक नर्व सप्लाई करेगी, टिबियल कॉम्पोनेंट ऑफ शैटिक नर्व। तो यहाँ से याद रखिए सेमी टेंडिनोजस मसल जो होता है दैट इज सप्लाइड बाय, ये कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, ये टिबियल नर्व सप्लाई करेगी। ओके, सेमी मेम्ब्रेनोजस ये वाली भी टिबियल नर्व सप्लाई करेगी। लेकिन जब आप बाइसेप फेमोरिस पढ़ोगे तो ओनली लॉन्ग हेड, सिर्फ लॉन्ग हेड टिबियल नर्व सप्लाई करेगी। फिर व्हाट अबाउट द शॉर्ट हेड, शॉर्ट हेड कौन सप्लाई करेगा, तो याद रखिए शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस विल बी सप्लाइड बाय कॉमन पेरोनियल नर्व, क्योंकि यहाँ पर यही तो ऑप्शन है। अगर टिबियल नर्व सप्लाई नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली शैटिक नर्व का दूसरा कंपोनेंट कौन सा वाला है, कॉमन पेरोनियल नर्व। आप ऐसे याद रख लीजिए। तो शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस कौन सप्लाई करेगा, कॉमन पेरोनियल नर्व। अब एक और मसल यहाँ पर होता है जिसका नाम है एडक्टार मैग्नस मसल। एडक्टार मैग्नस मसल नाम से तो समझ में आ रहा है कि कहाँ पर होगा एडक्टार मैग्नस मसल, मीडियल कंपार्टमेंट में होगा। अगर थाई है, इन थाई दिल बी लाइक 3 कंपार्टमेंट, एक होता है एंटीरियर कंपार्टमेंट, एक होता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और एक मीडियल कंपार्टमेंट होगा। मीडियल कंपार्टमेंट में सारे मसल्स जो होते हैं वो एडक्टार मसल्स होते हैं जो के हेल्प करते हैं थाई को क्लोजर लाने में, ठीक है ना, टू एडक्ट द थाई, एडक्शन करने में हेल्प करेंगे। तो सारे मसल्स होते हैं एडक्टार लॉन्गस, एडक्टार ब्रेविस, एडक्टार मैग्नस, ये सारे एडक्टार मसल्स होते हैं सर। ओके, अब यहाँ पर याद रखिए एडक्टार मैग्नस, कॉन्सेंट्रेट करिए वर्ड पर मैग्नस। मैग्नस मतलब इट्स ए ह्यूज वन, बिग मसल, और ये इतना बड़ा मसल होता है कि मीडियल कंपार्टमेंट में भी होता है और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में भी होता है। तो इसीलिए डॉक्टर्स ने इसको क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक होता है मीडियल कंपार्टमेंट में जिसको हम कहते हैं एडक्टार पार्ट, और एक होता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जिसको हम कहते हैं हैमस्ट्रिंग पार्ट। एडक्टार पार्ट ऑफ एडक्टार मैग्नस कहाँ पर होगा, मीडियल कंपार्टमेंट में। तो आप ही बता सकते हो कि इसका नर्व सप्लाई क्या होगा, ऑब्ट्यूरेटर नर्व, क्योंकि मीडियल कंपार्टमेंट में कौन सप्लाई करेगा, ऑब्ट्यूरेटर नर्व सप्लाई करेगा। सिमिलरली हैमस्ट्रिंग पार्ट ऑफ एडक्टार मैग्नस जो होता है दैट विल बी सप्लाइड बाय टिबियल नर्व। तो इसीलिए तो मैं आपको बता रहा था कि एडक्टार मैग्नस भी यहाँ पर होता है, लेकिन याद रखिए ओनली हैमस्ट्रिंग पार्ट, ओनली हैमस्ट्रिंग पार्ट। तो ये वाला कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, ये टिबियल नर्व सप्लाई करेगी। और ऐसे मसल्स को हम हाइब्रिड मसल या कॉम्पोजिट मसल कहते हैं, जो कि मसल सप्लाइड बाय 2 नर्व्स, एक मसल होता है लेकिन 2 नर्व सप्लाई करती है। और रिसेंटली नीट पीजी एग्जाम में, नीट पीजी 2024 में यही तो एक सवाल पूछा गया था अबाउट द हाइब्रिड मसल। तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ना ज़रूरी है, सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने ज़रूरी है। और अब यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो एक एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड मसल, कौन सा वाला, एडक्टार मैग्नस मसल। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स सारे ऑरिजिनेट कहाँ से होते हैं, ये सारे इस्कियल ट्यूबरोसिटी से ऑरिजिनेट होते हैं। तो हैमस्ट्रिंग मसल्स को, कौन से वाले मसल्स को हैमस्ट्रिंग मसल कहा जाता है, जो इस्कियल ट्यूबरोसिटी से बिगिन होते हैं। तो सारे तो ऑब्वियसली आपके ट्रू हैमस्ट्रिंग मसल होते हैं, लेकिन शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस और एडक्टार मैग्नस हैमस्ट्रिंग पार्ट, इनको मॉडिफाइड हैमस्ट्रिंग्स हम कहते हैं। दे आर मॉडिफाइड हैमस्ट्रिंग, नॉट द ट्रू हैमस्ट्रिंग्स। डन। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। अब शैटिक नर्व यहाँ से आगे बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई से कहाँ जाएगी, पॉप्लिटियल फोसा में। द नेक्स्ट लैंडमार्क हियर, अगला लैंडमार्क यहाँ पर जो होगा वो होगा पॉप्लिटियल फोसा। पॉप्लिटियल फोसा डायमंड शेप होती है, पॉप्लिटियल फोसा यहाँ पर डायमंड शेप होता है। और जैसे ही शैटिक नर्व यहाँ पर पॉप्लिटियल फोसा में एंटर होगी एट द एपेक्स ऑफ पॉप्लिटियल फोसा, एपेक्स पर ही फिर से वो दोनों कॉम्पोनेंट सेपरेट हो जाते हैं। तो टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व दोनों यहाँ पर से सेपरेट हो जाते हैं। तो मान लो कि ये वाला आपका टिबियल नर्व होगा और ये वाला कॉमन पेरोनियल नर्व होगा। क्लियर। तो एपेक्स ऑफ पॉप्लिटियल फोसा में याद रखिए दोनों सेपरेट हो जाते हैं। अब हम दोनों को देखेंगे बारी बारी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व डिसेंड होगी, नीचे लेग में एंटर होगी। और लेग में आप सबको पता है कि 2 बोन्स होते हैं, एक होती है टिबिया और दूसरी वाली होती है फिबिला।
तो मीडियल साइड पर टिबिया होगी और लेटरल साइड पर फिबुला होगी। और यहाँ पर जो लैंडमार्क आपको याद रखना होगा कि जो कॉमन पेरोनियल नर्व होगी वो एग्जैक्टली नेक ऑफ फिबुला के पास में डिवाइड होगी, और नेक ऑफ फिबुला के पास में डिवाइड होती है डीप पेरोनियल नर्व में और सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व में। डीप पेरोनियल नर्व और सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, ये दो नर्व्स में डिवाइड होती है। तो ये लैंडमार्क याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन पेरोनियल नर्व डिवाइड्स एट नेक ऑफ फिबुला। कॉमन पेरोनियल नर्व कहाँ पर डिवाइड होती है? नेक ऑफ फिबुला। अब इसको क्यों याद रखना है? आपके एग्जाम्स में कई बार दिया गया है प्रीवियस ईयर्स में कि मोस्ट कॉमनली ये यहाँ पर इंजूर होती है। तो वहाँ पर क्लिनिकल क्वेश्चन दिया जाता है, अ मेल एज्ड अबाउट 30 ईयर्स वॉज प्लेइंग हॉकी एंड सडनली समवन हिट्स फ्रॉम द लेटरल एस्पेक्ट। अगर कोई लेटरल साइड से हिट करेगा तो कहाँ पर? नेक ऑफ फिबुला के पास में इंजरी होता है, और वहीं पर तो कॉमन पेरोनियल नर्व बहुत सुपरफिशियल होती है और इसीलिए वहाँ पर वो इंजूर होती है मोस्ट कॉमनली। इसीलिए ये साइड याद रखना बहुत ज़रूरी है। इज इट ओके? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दोनों नर्व्स को बारी बारी में से पढ़ेंगे। वन इज सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व और दूसरा वाला डीप पेरोनियल नर्व। सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व किसको सप्लाई करता है? लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग। ये लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करता है। लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग में बस दो मसल्स होते हैं, एक होती है पेरोनियस लॉन्गस और दूसरी मसल होती है पेरोनियस ब्रेविस। पेरोनियस लॉन्गस और दूसरी मसल होती है पेरोनियस ब्रेविस। क्लियर? और ये दोनों मसल्स कौन से वाले कंपार्टमेंट में होते हैं? लेटरल कंपार्टमेंट में। अगर ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ऑब्वियसली, अगर ये मान लो कि राइट फुट और लेफ्ट फुट है, तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेटरल बॉर्डर ऑफ द फुट विल बी एलिवेटेड। कौन सा वाला बॉर्डर एलिवेट होगा? लेटरल बॉर्डर। तो इसी को हम कहते हैं इवर्शन ऑफ द फुट। ओके, तो यहीं से आप याद रख लीजिए कि पेरोनियस लॉन्गस और ब्रेविस ये दोनों हेल्प करते हैं इवर्शन ऑफ फुट, इवर्शन ऑफ फुट में। तो पेरोनियस लॉन्गस और ब्रेविस विल बी हेल्पिंग इन इवर्शन। इन्वर्शन मैं आपको आगे बताऊंगा। इन्वर्शन विल बी डन बाय टिबियालिस मसल। टिबियालिस एंटीरियर और टिबियालिस पोस्टीरियर दोनों इन्वर्शन करते हैं, ठीक है ना? तो इवर्शन इज डन बाय पेरोनियस लॉन्गस एंड ब्रेविस। मेक सेंस। अब हम पढ़ेंगे डीप पेरोनियल नर्व के बारे में। डीप पेरोनियल नर्व किसको सप्लाई करेगी? जो मसल्स एंटीरियर कंपार्टमेंट में होंगे। तो ऑल द मसल्स प्रेजेंट इन एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। तो डीप पेरोनियल नर्व किसको सप्लाई करेगी? मसल्स प्रेजेंट इन एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। अब एंटीरियर कंपार्टमेंट में कौन से वाले मसल्स होंगे? एक होता है पेरोनियस। अब इसका नाम क्या होगा? इसको हम कहते हैं पेरोनियस टर्शियस। पेरोनियस टर्शियस। आप ऐसे याद रख लो कि ऑब्वियसली दो मसल हो चुके हैं पेरोनियस वाले, पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस हो चुका है, और ये थर्ड वाला है पेरोनियस टर्शियस। अब तीन और मसल होते हैं, इनके नाम हम कैसे याद रखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, अभी याद रखिए हम कौन से कंपार्टमेंट में हैं? एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। तो मतलब ये कहाँ पर होगा? टिबिया के आगे। टिबिया के आगे। तो इसीलिए एक मसल होता है जिसका नाम है टिबियालिस एंटीरियर मसल। टिबियालिस एंटीरियर मसल होगा। और फिर एंटीरियर कंपार्टमेंट में कौन से वाले मसल होंगे? एक्सटेंसार होंगे कि फ्लेक्सार होंगे? एंटीरियर कंपार्टमेंट में कौन से वाले मसल होंगे? एक्सटेंसार के फ्लेक्सार? याद रखिए एक्सटेंसार होते हैं। और एक एक्सटेंसार होता है जो ग्रेट टो को एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंसार हैलुसिस लॉन्गस, और दूसरा वाला होता है एक्सटेंसार डिजिटोरम लॉन्गस। एक्सटेंसार हैलुसिस लॉन्गस और एक्सटेंसार डिजिटोरम लॉन्गस। नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि एक एक्सटेंड करेगा ग्रेट टो को और दूसरा वाला एक्सटेंड करेगा रिमेनिंग 4 टोज को। फाइन। अब अगर मान लो कि ये राइट फुट है और लेफ्ट फुट है, एक्सटेंसार हैलुसिस और एक्सटेंसार डिजिटोरम एक्सटेंड करेगा। एक्सटेंड इट्स नथिंग बट डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ द फुट। ओके, तो आप ऐसे याद रख लो कि एक्सटेंसार हैलोसिस लॉन्गस, एक्सटेंसार डिजिटोरम लॉन्गस ये हेल्प करेंगे डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ द फुट। ये डॉर्सी फ्लेक्शन में हेल्प करेंगे। क्लियर? एंड बाय दिस, इसके साथ में हमारा सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व और डीप पेरोनियल नर्व कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, यहाँ पर एक कंपोनेंट कंप्लीट कर दिया है। अब चलिए सर आगे बढ़ते हैं दूसरा वाला कंपोनेंट। दूसरा वाला कंपोनेंट आपका होगा टिबियल नर्व। और मैंने आपको क्लियरली बताया है अपने गोल्डन रूल में, टिबियल नर्व किसको सप्लाई करेगा? टिबियल नर्व पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करेगा।
ठीक है। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में जो मसल्स होते हैं हम उनको उन मसल्स को हम कहते हैं काफ मसल्स। तो पहले यहाँ पर आराम से लिखिए, टिबियल नर्व किसको सप्लाई करेगी? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में होते हैं काफ मसल्स। और सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को पता है, एक होता है लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस और दूसरा होता है मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। लेटरल और मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। और गैस्ट्रोनीमियस के बिल्कुल नीचे होती है मसल सोलियस मसल। सोलियस मसल ये सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को पता होता है। तो काफ मसल में दो मसल्स आप अच्छे से याद रखिए, एक होता है गैस्ट्रोनीमियस जिसके दो हेड्स होते हैं, लेटरल हेड और मीडियल हेड, और दूसरा वाला होता है सोलियस। क्लियर? अब यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। नंबर 1 पॉइंट, गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस दोनों का एक कॉमन टेंडन होता है और वो कॉमन टेंडन कैल्केनियल बोन पर इंसर्ट होता है। अगर वो कैल्केनियल बोन पर इंसर्ट होता है तो इसीलिए उस लिगामेंट को हम कहते हैं, उस टेंडन को हम कहते हैं कैल्केनियल टेंडन, या फिर उसको हम कहते हैं एक्लेस टेंडन भी कहते हैं सर। तो कैल्केनियल टेंडन या फिर एक्लेस टेंडन किसका कॉमन टेंडन होगा? गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस का कॉमन टेंडन होगा। गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस का कॉमन टेंडन होगा। ओके। दूसरा सवाल, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस, मिडिल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस, इन तीनों को मिलाकर कहते हैं ट्राइसेप्स सूरे। ट्राइसेप्स सूरे भी कहा जाता है। और तीसरा सवाल याद रखिए, इन मसल्स में से कौन सा वाला होता है पेरिफेरल हार्ट ऑफ द बॉडी? वो होता है सोलियस। सो ये तीनों पॉइंट्स यहाँ से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, याद रखिए। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टू मसल्स हियर, अब हम आगे बढ़ते हैं। दो छोटे छोटे से मसल्स होते हैं, एक होता है जो नी जॉइंट के पीछे होता है, दैट इज पॉप्लिटियस मसल, और दूसरा वाला होता है प्लांटारिस मसल। पॉप्लिटियस मसल और प्लांटारिस मसल, ये दो स्मॉल मसल जो होते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। आप प्लांटारिस मसल के लिए एक पॉइंट याद रख सकते हो, यही मसल होता है जो हमारी बॉडी में लॉन्गेस्ट टेंडन होता है। प्लांटारिस मसल के लिए लॉन्गेस्ट टेंडन होता है। अब तीन और मसल होंगे, इनके नाम हम कैसे याद रखेंगे? एंटीरियर कंपार्टमेंट से कंपेयर कीजिए। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर कंपार्टमेंट में होता है टिबियालिस एंटीरियर, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए सर? टिबियालिस पोस्टीरियर होना चाहिए। यहाँ पर होगा टिबियालिस पोस्टीरियर, ठीक है। और अभी अभी मैंने आपको बताया था एंटीरियर कंपार्टमेंट में होगा एक्सटेंसर हालोसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, और यहाँ पर होगा फ्लेक्सार। सो फ्लेक्सार हालोसिस लॉन्गस और दूसरा वाला होगा फ्लेक्सार डिजिटोरम लॉन्गस। परफेक्ट। तो इस तरीके से आप ये सारे मसल्स यहाँ पर याद रख सकते हो। और साथ साथ में मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए हैं। क्लियर? अब क्या होगा? लेट्स गो अहेड। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था टिबियल नर्व टर्न होगा और कहाँ पर एंटर होगा? फुट में। और फुट में यहाँ पर ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, एक होती है लेटरल प्लांटार नर्व और दूसरी वाली होती है मीडियल प्लांटार नर्व। और लेटरल प्लांटार नर्व और मीडियल प्लांटार नर्व किसको सप्लाई करेगी? दिस विल बी सप्लाइंग टू ऑल द मसल्स ऑफ फुट। ये सारे मसल्स ऑफ फुट को सप्लाई करेगी, जो हम इन डिटेल पढ़ेंगे आगे। ओके, मसल्स ऑफ फुट हम सेपरेटली पढ़ेंगे। लेटरल प्लांटार नर्व और मीडियल प्लांटार नर्व सप्लाई करेगी, और ये किसकी ब्रांच है? टिबियल नर्व की ब्रांच है। क्लियर? तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, अगर आप शैटिक नर्व पढ़ोगे, अगर आप शैटिक नर्व के बारे में पढ़ोगे ना लोअर लिम्ब में, इसको रिवाइज कर लोगे बिफोर योर एग्जाम, मेजॉरिटी ऑफ लोअर लिम्ब विल बी कवर्ड। लोअर लिम्ब में बहुत कुछ कवर हो जाएगा। क्लियर? और यहीं से सवाल भी आते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद अब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होगा, शैटिक नर्व का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होगा, ठीक है। अगर मान लो टिबियल नर्व इंजूर होती है तो क्या होता है, और फिर अगर मान लो कि सुपरफिशियल कॉमन पेरोनियल नर्व अगर इंजूर होती है तो क्या होता है। चलिए देखते हैं बारी बारी से, वन बाय वन। अगर टिबियल नर्व इंजूर होती है, तो मैंने आपको अभी अभी बताया है कि टिबियल नर्व किस मसल्स को सप्लाई करेगी? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। और यहाँ पर है फ्लेक्सार हालोसिस लॉन्गस और फ्लेक्सार डिजिटोरम लॉन्गस। नाम से ही समझ आ रहा है कि फ्लेक्सार हालोसिस और फ्लेक्सार डिजिटोरम फ्लेक्स करेंगे, ठीक है ना। तो प्लांटार सरफेस नीचे जाएगा, अगर फुट नीचे जाएगा, इसी को हम कहते हैं प्लांटार फ्लेक्शन। इसको हम कहते हैं प्लांटार फ्लेक्शन, ठीक है। तो अगर मान लो टिबियल नर्व इंजूर हो जाती है
तो फ्लेक्सार हैलोसिस लॉन्गस, फ्लेक्सार डिजिटोरम लॉन्गस, ये मसल पैरालाइज हो जाएंगे। तो देयरफॉर क्या होगा, प्लांटार फ्लेक्शन विल बी लॉस्ट। अगर ये लॉस्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, एंटीरियर कंपार्टमेंट वाले मसल्स डोमिनेट हो जाएंगे, मतलब डॉर्सी फ्लेक्शन हो जाएगा। तो फुट किस पोजीशन में आ जाएगा, डॉर्सी फ्लेक्स पोजीशन में, और वो बंदा चलेगा ऑन द हील। और इस तरह की गेट को हम कहते हैं कैल्केनियल गेट। तो टिबियल नर्व इंजरी से क्या होता है, कैल्केनियल गेट होगा, कैल्केनियल गेट होगा। ओके। और आपके एग्जाम्स में जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है, कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी, जैसे मैंने आपको कहा था, याद रखिए साइट ऑफ इंजरी क्या होगा, नेक ऑफ फिबुला। बहुत कॉमनली यही दिया जाता है आपके एग्जाम्स में, नेक ऑफ फिबुला। अब अगर नेक ऑफ फिबुला के पास में इंजरी होगा तो यार बहुत दोनों भी नर्व इन्वॉल्व होंगे, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व और डीप पेरोनियल नर्व। अब आप मुझे ध्यान से देखिए यहाँ पर, अगर मान लो कि राइट फुट है और ये लेफ्ट फुट है, राइट फुट है और लेफ्ट फुट है, और राइट साइड में अगर कॉमन पेरोनियल नर्व इंजूर होती है, कॉमन पेरोनियल नर्व इंजूर होती है, तो सबसे पहले क्या होगा, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व गया। अगर सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व इन्वॉल्व होता है तो लेटरल कंपार्टमेंट मैंने आपको अभी बताया था, पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस, नॉर्मल फंक्शन इनका क्या होगा, इवर्शन ऑफ द फुट। अगर ये इवर्शन नहीं हो पाएगा, द फुट विल बी मोर इन्वर्टेड, फुट इन्वर्टेड होगा। दूसरा, अगर कॉमन पेरोनियल नर्व इंजूर होगी तो ऑब्वियसली डीप पेरोनियल नर्व भी इंजूर होगी। डीप पेरोनियल नर्व इज हेल्पिंग इन डॉर्सी फ्लेक्शन, ये डॉर्सी फ्लेक्शन में हेल्प कर रही है। अगर ये लॉस्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली फुट ड्रॉप होगा, फुट ड्रॉप होगा। ओके। तो दो पॉइंट्स यहाँ पर याद रखिए, फुट विल बी इन्वर्टेड एंड फुट विल बी ड्रॉप। अब बंदा कैसे चलेगा, लेफ्ट फुट कॉमन है, नॉर्मल है, और राइट फुट इज एक्चुअली ड्रॉप, तो ये बंदा इस फुट को ऊपर करेगा और फिर रखेगा, फिर ऊपर करेगा और फिर रखेगा। इस तरीके के गेट को हम कहते हैं हाई स्टेपिंग गेट, हाई स्टेपेज गेट कहते हैं। क्लियर। तो अगर कॉमन पेरोनियल नर्व इंजूर होता है तो हाई स्टेपेज गेट होगा, अगर टिबियल नर्व इंजूर होती है तो दैट विल बी कैल्केनियल गेट। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। और मैं आपको यहीं पर एक वन लाइनर भी बता दूं कि अगर डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है फुट ड्रॉप, अगर फुट ड्रॉप कौन सी वाली नर्व से होती है, तो याद रखिए आंसर होगा कॉमन पेरोनियल नर्व। बेटर आंसर व्हेन कंपेयर टू डीप पेरोनियल नर्व। तो डीप पेरोनियल से अगर आप कंपेयर करोगे तो कॉमन पेरोनियल नर्व इज अ मोर बेटर आंसर हियर सर। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा स्टैटिक नर्व कंप्लीट हो चुका है और इसके साथ में हमने सारे क्लिनिकल एस्पेक्ट भी देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पेस एंसरिनस या फिर गाय रोप्स या फिर गूस फूट कहते हैं। किसको कहते हैं? इट इज़ अ ब्रॉड कंजॉइंट टेंडन ऑफ इंसर्शन ऑफ विच मसल। ये मसल्स याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 सार्टोरियस मसल जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई से आता है। नंबर 2 ग्रेसिलिस मसल जो मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई से आता है। और तीसरा वाला होता है सेमी टेंडिनोसिस जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से आता है। ठीक है। सो तीनों कंपार्टमेंट से, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई से आएगा सार्टोरियस, मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई से आएगा ग्रेसिलिस और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से आएगा सेमी टेंडिनोसिस। और तीनों मिलकर कॉमन इंसर्शन, दे इंसर्ट ऑन मीडियल सरफेस ऑफ प्रॉक्सिमल टिबिया। आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो। तो सार्टोरियस और फिर ग्रेसिलिस और सेमी टेंडिनोसिस, और ये तीनों मिलकर यहाँ पर कॉमन टेंडन फॉर्म करते हैं, कॉमन टेंडन फॉर्म करते हैं जो अपीयर होगा सिमिलर टू द फूट ऑफ अ गूस और अ डक इन कॉमन वर्ड्स। द फूट ऑफ द डक, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पेस एंसरिनस, इसीलिए उसको पेस एंसरिनस कहते हैं, या फिर गाय रोप्स कहते हैं, या फिर गूस फूट भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा ये किन तीनों मसल्स का कॉमन टेंडन होगा, सार्टोरियस, ग्रेसिलिस और सेमी टेंडिनोसिस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था मसल्स ऑफ फूट हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सोल ऑफ फूट। सोल ऑफ फूट में टोटली 4 लेयर्स होते हैं, मसल्स अरेंज्ड इन 4 लेयर्स। तो अगर आप मान लो कि ये फूट होगा, पहला लेयर सबसे नीचे होगा, फिर उसके अंदर होगा दूसरा वाला लेयर, फिर उसके अंदर होगा तीसरा, फिर अंदर होगा चौथा लेयर। ओके। तो फूट, मसल्स ऑफ फूट में कितने लेयर होते हैं? टोटली 4 लेयर होते हैं। और आपको याद रखना होगा कि हर लेयर में कौन से वाले मसल होते हैं और उनको कौन सी नर्व सप्लाई करती है। नर्व सप्लाई मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जितने भी सारे मसल्स यहाँ पर होंगे वो सारे मसल्स, ऑल दोस मसल्स आर सप्लाइड बाय लेटरल प्लांटर नर्व और मीडियल प्लांटर नर्व। तो लेटरल प्लांटर और मीडियल प्लांटर नर्व सप्लाई करेगी मसल्स ऑफ फूट को। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेयर ऑफ सोल। फर्स्ट लेयर ऑफ सोल में कुल मिलाकर 3 मसल होंगे, यहाँ पर 3 मसल होंगे। ओके। और जो मसल्स होते हैं एब्डक्टार।
तो एक मसल आपको यहाँ पर जो नज़र आ रहा है ये वाला होगा एब्डक्टर हैलोसिस होगा, क्योंकि ये ग्रेट टो को सप्लाई करेगा। और दूसरा वाला ये जो मसल होगा ये होगा एब्डक्टर डिजिटाई मिनिमाई होगा, ठीक है। और बीच में आपको जो नज़र आ रहा है ये वाला होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस। आप वहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि ये मसल 4 टेंडन में डिवाइड होगा और ये चारों टेंडन्स कहाँ पर जाएंगे, डिजिट्स में जाएंगे। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑब्वियसली हेल्पिंग इन फ्लेक्शन ऑफ डिजिट्स, इसीलिए उसको कहा जाता है फ्लेक्सर डिजिटोरम। ऑब्वियसली ब्रेविस का मतलब होता है शॉर्ट, ये शॉर्टर छोटा वाला मसल होगा, ओके। तो फर्स्ट लेयर ऑफ सोल में मेनली आप याद रखिए यहाँ पर होते हैं एब्डक्टर, एब्डक्टर हैलोसिस, एब्डक्टर डिजिटाई मिनिमाई, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस। अब इसको कौन सी वाली नर्व सप्लाई करती है, मैंने आपको जैसे कहा था मीडियल और लेटरल प्लांटर नर्व। एब्डक्टर हैलोसिस ऑब्वियसली कौन से साइड में होता है सर, मीडियल साइड में होता है, तो इसीलिए इसको सप्लाई करती है मीडियल प्लांटर नर्व। और साथ में फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस को भी सप्लाई करती है मीडियल प्लांटर नर्व। और एब्डक्टर डिजिटाई मिनिमाई ये कहाँ पर होता है, लेटरल साइड में, और इसको सप्लाई करती है लेटरल प्लांटर नर्व, इसको सप्लाई करती है लेटरल प्लांटर नर्व, ठीक है ना। इन सबको याद रखने का मैं आपको ना एक और तरीका बताता हूँ जो हमने एक्चुअली अपने मेन वीडियोस में बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, ओके। यहाँ पर एक और तरीका बताता हूँ आसानी से याद रखने का तरीका, कि आप अपने हैंड को अपने फूट के साथ में कंपेयर कीजिए। मैंने आपको बताया था इन हैंड 2 नर्व सप्लाई करती है, एक होती है अल्नार नर्व और दूसरी वाली होती है मीडियन नर्व। अब इसी हैंड को अल्नार और मीडियन को आप क्या करिए ना, कन्वर्ट कर दीजिए फूट पे ऐसे। तो अल्नार नर्व जो होती है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू लेटरल प्लांटर नर्व, और मीडियल नर्व जो होती है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू मीडियल प्लांटर नर्व। मतलब अल्नार नर्व लेटरल प्लांटर नर्व दोनों सिमिलर मतलब इक्वल होगी, और फिर मीडियल प्लांटर नर्व करस्पॉन्डिंग टू यस मीडियल प्लांटर नर्व इज करस्पॉन्डिंग टू मीडियन नर्व, ठीक है। अब अगर आप इस तरीके से याद रखोगे तो अल्नार नर्व किसको सप्लाई करती थी, ऑल द हाइपोथीनर डिजिटाई मिनिमाई मसल्स। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो अल्नार नर्व इज सिमिलर टू लेटरल प्लांटर, और लेटरल प्लांटर सप्लाई करेगी डिजिटाई मिनिमाई को। और जो 3 आर मसल्स होते थे जो पॉलिसिस वाले को सप्लाई करते थे वो सारे होंगे आपके सिमिलर टू मीडियल प्लांटर नर्व। तो ऐसे एक आसान तरीका होता है इनको याद रखने का, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, वेलकम टू सेकेंड लेयर ऑफ सोल। जो सेकेंड लेयर ऑफ सोल होता है इसमें 2 टेंडन होते हैं और 2 मसल्स होते हैं। ये ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 2 टेंडन होते हैं और 2 मसल्स होते हैं। पहला जो टेंडन यहाँ पर होता है एक होता है फ्लेक्सर हैलोसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर हैलोसिस लॉन्गस, नाम से ही समझ आ रहा है कि ये कहाँ पर जाएगा, ये टेंडन कहाँ पर जाएगा, ऑब्वियसली ग्रेट टो को जाएगा, क्लियर, फ्लेक्सर हैलोसिस लॉन्गस। और दूसरा जो टेंडन यहाँ पर है वो वाला होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। 2 टेंडन होते हैं और वो टेंडन देख रहे हो आप, इट इज डिवाइडिंग इनटू 4 पार्ट्स एंड दैट 4 पार्ट्स, वो सारे पार्ट्स कहाँ पर जा रहे हैं, डिजिट्स को जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप इसका डायरेक्शन देखोगे, डायरेक्शन ऑफ पुल किस डायरेक्शन में होगा, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का डायरेक्शन ऑफ पुल किस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। अगर ये पुल इस डायरेक्शन में होगा तो ऑब्वियसली जो डिजिट्स होंगे वो सीधे फ्लेक्स नहीं होंगे, वैसे क्रॉस फ्लेक्स होंगे, क्योंकि फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस ये ऑब्लिकली आ रहा है तो इसीलिए इसका फ्लेक्स इस डायरेक्शन में होगा। तो अब इसको करेक्ट करना होगा, इसको करेक्शन करना होगा। तो कैसे करेक्ट होगा, तो यहाँ पर एक मसल आप देख रहे हो जो अटैच्ड है, रेक्टेंगल शेप। एनाटॉमी में जहाँ कहीं पर भी रेक्टेंगल शेप होगा क्वाड्रेंगुलर, क्वाड्रेटस कहते हैं। तो इस मसल का नाम होगा क्वाड्रेटस प्लांटे, इस मसल का नाम होगा क्वाड्रेटस प्लांटे, या फिर इस मसल को हम कहते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम एक्सेसोरियस मसल। तो क्या होगा, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस इस डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर ये ऐसे पुल करेगा तो क्रॉस फ्लेक्शन होगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक एडिशनल मसल होगा जो इसके डायरेक्शन ऑफ पुल को करेक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में पुल करेगा, ताकि आपके सारे डिजिट्स जो है सीधे से फ्लेक्स हो जाए। तो ऐसे एनाटॉमी आप ना कॉन्सेप्चुअली पढ़िए तो समझने में अच्छा रहेगा, विदाउट मगिंग आप, बिना रट्टा मारे, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। और दूसरा यहाँ पर लम्ब्रिकल्स होते हैं, मैंने कहा था 2 टेंडन और 2 मसल्स होते हैं, तो दूसरा मसल यहाँ पर कौन सा होगा, लम्ब्रिकल्स होंगे। और आप सबको याद होगा इवन इन हैंड में भी टोटली 4 लम्ब्रिकल होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो टोटली 4 लम्ब्रिकल होते हैं।
लेकिन यहाँ डिफरेंस ये है, जो फर्स्ट लम्ब्रिकल होगा, जो पहला वाला लम्ब्रिकल होगा, वो सिर्फ यूनिपिन्नेट होगा, और जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला लम्ब्रिकल होगा वो बाइपिन्नेट होगा। फर्स्ट लम्ब्रिकल यूनिपिन्नेट होगा और सेकंड, थर्ड और फोर्थ लम्ब्रिकल बाइपिन्नेट होगा। क्लियर है? अब हमको पढ़ना है नर्व सप्लाई। तो याद रखिए, फ्लेक्सार डिजिटोरम एक्सेसोरियस मसल, एक्सेसोरियस वाला जो मसल होगा दैट इज सप्लाइड बाय लेटरल प्लांटार नर्व। इसको कौन सी वाली नर्व सप्लाई करती है? लेटरल प्लांटार नर्व सप्लाई करती है। और लम्ब्रिकल्स में फिर से वही कॉन्सेप्ट, रिकॉल, हैंड से कंपेयर कीजिए। जो यूनिपिन्नेट वाला होता है उसको मीडियन नर्व सप्लाई करती है, और मीडियन नर्व करस्पॉन्डिंग टू मीडियल प्लांटार। तो इसीलिए फर्स्ट लम्ब्रिकल इज सप्लाइड बाय मीडियल प्लांटार। जो बाइपिन्नेट होते हैं अल्ना नर्व सप्लाई करती है, और अल्ना नर्व इज सिमिलर टू लेटरल प्लांटार। इसीलिए जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ लम्ब्रिकल होगा सारे लेटरल प्लांटार नर्व से सप्लाई होंगे। ये होता है आसान तरीका याद रखने का। तो सेकंड लेयर ऑफ सोल में याद रखिए 2 टेंडन होते हैं और 2 मसल होते हैं। चलिए समराइज करते हैं। 2 टेंडन्स का नाम क्या होगा? फ्लेक्सार हैलोसिस लॉन्गस और फ्लेक्सार डिजिटोरम लॉन्गस। और मसल्स का नाम क्या होगा? यस, एक होता है क्वाड्रेटस प्लांटे और दूसरा वाला होता है लम्ब्रिकल्स। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस लेयर को अगर आप निकालोगे तो जो इसके अंदर वाला जो लेयर होगा वो थर्ड लेयर होगा, और थर्ड लेयर में फिर से दोबारा वही 3 मसल होते हैं, और इस बारी याद रखिए ये फ्लेक्सार्स होते हैं। फर्स्ट लेयर में हमने पढ़ा था 3 मसल होते हैं लेकिन वो एब्डक्टार्स होते हैं, और यहाँ पर थर्ड लेयर में फिर से 3 मसल होते हैं लेकिन ये फ्लेक्सार्स होते हैं। तो एक होगा फ्लेक्सार हैलोसिस ब्रेविस, ये वाला होगा फ्लेक्सार हैलोसिस ब्रेविस, और ये वाला मसल होगा फ्लेक्सार डिजिटाई मिनिमाई, क्योंकि ये लिटिल टो को जा रहा है। और फिर यहाँ पर एक मसल होगा जिसका नाम होगा एडक्टार, ये इस डायरेक्शन में पुल करेगा तो इसलिए उसका नाम होगा एडक्टार हैलोसिस, एडक्टार हैलोसिस। ओके, नर्व सप्लाई हमेशा आप मेरा ट्रिक फॉलो कीजिए, जैसे मैंने आपको कहा था करस्पॉन्डिंग नर्व से याद रखिए। तो फ्लेक्सार हैलोसिस ब्रेविस विल बी सप्लाइड बाय मीडियल प्लांटार नर्व, और बाकी 2 जो मसल होंगे एडक्टार हैलोसिस और फ्लेक्सार डिजिटाई मिनिमाई, ये लेटरल प्लांटार नर्व सप्लाई करेगी। ओके, अब इन सारे मसल्स को अगर आप यहाँ से रिमूव करोगे तो फोर्थ लेयर जो सबसे आसान वाला है, सबसे ईजिएस्ट वाला है, और फोर्थ लेयर में होते हैं आपके इंटरओशियाई। तो हमने हैंड वाले मसल्स में भी पढ़ा था, बार बार कंपेयर करिए और याद रखिए, हैंड वाले मसल्स में भी हमने पढ़ा था कि 4 पामार इंटरओशियाई होते हैं और 4 डोर्सल इंटरओशियाई होते हैं, और सिमिलरली यहाँ पर होते हैं इन द फुट प्लांटार इंटरओशियाई और डोर्सल इंटरओशियाई होंगे। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर ये होता है कि 3 प्लांटार इंटरओशियाई होते हैं और 4 डोर्सल इंटरओशियाई होते हैं। 3 प्लांटार इंटरओशियाई होते हैं और 4 डोर्सल इंटरओशियाई होते हैं, और सारे इंटरओशियाई, ऑल द इंटरओशियाई, मैंने आपको मसल्स ऑफ हैंड में भी अच्छे से बताया था, सारे इंटरओशियाई जो होते हैं वो अल्नार नर्व ही सप्लाई करेगी। तो यहाँ पर भी करस्पॉन्डिंग टू अल्नार नर्व कौन सी वाली होती है? लेटरल प्लांटार। तो इन सारे इंटरओशियाई को लेटरल प्लांटार नर्व सप्लाई करेगी। दैट्स ऑल सर। तो इस तरीके से सारे मसल्स ऑफ फुट भी हो चुके हैं। तो एक बार मैं इसको समराइज़ करता हूँ। मसल्स ऑफ फुट याद रखने का बड़ा आसान तरीका है सर, इतने सारा इन्फॉर्मेशन देखकर आप कंफ्यूज मत हो जाइए। 4 लेयर होते हैं। फर्स्ट लेयर में 3 मसल होंगे, सेकेंड लेयर याद रख लीजिए डबल, 2 टेंडन होंगे, 2 मसल होंगे, थर्ड लेयर में फिर से 3 मसल होंगे, और फोर्थ लेयर में इंटरओशियाई होंगे। इस तरीके से आप याद रख लीजिए, बड़ा आसान होगा। क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फेमोरल नर्व। तो अगर आप इस रैपिड रिवीजन में मुझे प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो तो इस तरीके से यहाँ तक हमने क्या कंप्लीट कर दिया है सर? कंप्लीटली शायटिक नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, डीप पेरोनियल नर्व, और फिर साथ में टिबियल नर्व। ये सारे नर्व्स यहाँ पर तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक और नर्व जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो फेमोरल नर्व है, और फेमोरल नर्व चलिए हम डिटेल में पढ़ते हैं। अगर मान लो कि ये वाला होगा आपका ASIS, एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, और फिर यहाँ से होता है इंग्वाइनल लिगामेंट, और ये जाएगा ऑल द वे अप टू प्यूबिक ट्यूबरकल। एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल दोनों के दरमियान में होता है इंग्वाइनल लिगामेंट, और यहाँ पर ये वाला आपका थाई होगा। और हम सबको पता है कि फेमोरल नर्व किस कंपार्टमेंट को सप्लाई करेगा? एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। ओके, नाउ फेमोरल नर्व पहले तो ओरिजिनेट कहाँ से होता है? ऑब्वियसली L2, L3 और L4।
विच डिवीजन, कौन सा वाला, पोस्टीरियर डिवीजन। मैं एक बार आपको दोबारा बताता हूँ, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ L2, L3, L4, यहाँ से बिगिन होगी फेमरल नर्व। यहाँ से बिगिन होने के बाद फेमरल नर्व इलियाक, यहाँ पर इलियाक फोसा से होते हुए ये जाएगी सीधे बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे, और फिर एंटर होगी थाई में। क्लियर। और यहाँ पर ये इलियाक फोसा में यहाँ पर दो मसल्स होते हैं, और वो मसल्स होते हैं आपके इलियाकस मसल और स्वास मेजर मसल, और फेमरल नर्व इन दोनों मसल्स के बीच में पास होती है। ये मैं आपको आगे वाले डायग्राम में दोबारा बताऊंगा, डोंट वरी। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है कि इलियाकस स्वास मेजर कहाँ है, डोंट वरी, अगले डायग्राम में बताऊंगा। क्लियर। तो चलिए एक बार दोबारा करते हैं। फेमरल नर्व कहाँ से बिगिन होती है, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ L2, L3, L4। यहाँ से बिगिन होने के बाद फेमरल नर्व सबसे पहले यहीं पर इट इज गिविंग अ ब्रांच टू इलियाकस मसल, इलियाकस मसल, यहीं पर इलियाक फोसा में इलियाकस मसल। और अब यहाँ पर एक शीथ होती है, और इस शीथ का नाम है फेमोरल शीथ, फेमोरल शीथ। और फेमरल नर्व एक ब्रांच देती है जो फेमरल शीथ के पीछे से पास होते हुए सप्लाई करेगी पेक्टिनियस मसल को, पेक्टिनियस मसल को, और फिर ये पेक्टिनियस मसल को भी सप्लाई करती है। लेकिन याद रखिए, नर्व ऑलरेडी कहाँ पर दी जा रही है, इलियाक फोसा में, और फिर वो नर्व, वो ब्रांच कहाँ से आएगी, फेमरल शीथ के पीछे से, और फिर पेक्टिनियस मसल को सप्लाई करेगी। लेकिन याद रखिए, फेमरल नर्व कंप्लीट पेक्टिनियस मसल को सप्लाई नहीं करेगी, ओनली एंड ओनली लेटरल हाफ। किसको सप्लाई करेगी, ये लेटरल हाफ को सप्लाई करेगी। सर फिर व्हाट अबाउट मीडियल हाफ, ऑब्वियसली कॉमन सेंस, मीडियल हाफ कौन से वाली नर्व सप्लाई करेगी, जो मीडियल कंपार्टमेंट में होगी, और मीडियल कंपार्टमेंट में कौन सी वाली नर्व होगी, ऑब्ट्यूरेटर नर्व सप्लाई करेगी। तो क्या सर ये भी कॉम्पोजिट मसल है, ऑफ कोर्स, आई होप उसका लिस्ट आप बना रहे होंगे। कॉम्पोजिट मसल का एक और एग्जाम्पल यहाँ पर पेक्टिनियस मसल होता है। अब आगे बढ़ते हैं। फेमोरल नर्व थाई में क्या होगा, यहाँ पर एक आर्टरी होती है, और इस आर्टरी का नाम होगा लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। और यहाँ पर फेमोरल नर्व दो डिवीजन में डिवाइड होती है, एक जो आगे होता है वो एंटीरियर डिवीजन होता है, और एक जो पीछे होता है वो होता है पोस्टीरियर डिवीजन होता है। तो एक एंटीरियर डिवीजन होगा और दूसरा पोस्टीरियर डिवीजन होगा। और ये भी सवाल एग्जाम में पूछा गया था कि फेमोरल नर्व एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड तो होती है, बाय विच आर्टरी, कौन सी वाली आर्टरीज को डिवाइड करती है, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी डिवाइड करती है, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरीज को डिवाइड करती है। अब एंटीरियर कंपार्टमेंट में आप सबको बताया एक मसल होता है सार्टोरियस मसल, और दूसरा वाला मसल होता है क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल, सार्टोरियस और क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। सार्टोरियस मसल विल बी सप्लाइड बाय एंटीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन कौन से वाले मसल को सप्लाई करती है, सार्टोरियस मसल को सप्लाई करती है, और पोस्टीरियर डिवीजन सप्लाई करती है क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल को, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। ठीक है, अब हम दोनों को डिस्कस करते हैं बारी बारी। सार्टोरियस मसल, सार्टोरियस मसल को हनीमून मसल भी कहा जाता है, या फिर इसको टेलर्स मसल भी कहा जाता है। अब सार्टोरियस मसल क्या होती है ना, इट बिगिंस फ्रॉम वेयर, ASIS, ये कहाँ से बिगिन होती है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से बिगिन होती है, ऑल द वे वो हिप जॉइंट को क्रॉस करते हुए, नी जॉइंट को क्रॉस करते हुए फाइनली इंसर्ट करती है टिबिया पर, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था। इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर पेस एंसरिनस, गूस फूड में। ठीक है, तो इसीलिए दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ द लॉन्गेस्ट मसल इन अवर बॉडी। लेंथ वाइज अगर आप देखोगे तो सबसे लॉन्गेस्ट वाली मसल कौन सी होती है, वो सार्टोरियस मसल होती है। क्लियर। अब अगर आपको ये याद हो गया है तो सार्टोरियस का एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार इसका एक्शन पूछा जा रहा है, और इसका एक्शन होता है हिप जॉइंट पर, और फिर इसका एक्शन नी जॉइंट पर भी होता है। हिप जॉइंट पर क्या होगा, हिप जॉइंट पर फ्लेक्शन होगा, और फिर एबडक्शन होगा, और फिर एक्सटर्नल रोटेशन होगा। तो सार्टोरियस मसल हिप जॉइंट पर फ्लेक्शन, एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन में हेल्प करेगी, और नी जॉइंट पर ये फ्लेक्शन और फिर मीडियल रोटेशन में हेल्प करेगी। क्लियर। तो एक बारी आपके एग्जाम में सवाल ऐसे पूछा गया था कि विच मसल विल हेल्प इन फ्लेक्शन एट बोथ हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट साइमल्टेनियसली।
फ्लेक्शन एट हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट साइमल्टेनियसली। कौन सी वाली मसल होती है? सार्टोरियस मसल होती है सर। कौन सी वाली? सार्टोरियस मसल होती है। ठीक है, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस के बारे में। बाइसेप्स का मतलब होता है 2 हेड्स, ट्राइसेप्स का मतलब होता है 3 हेड्स, क्वाड्रिसेप्स टोटली 4 हेड्स होते हैं। और इन 4 हेड्स का नाम क्या होगा यहाँ पर? एक होता है वास्टस लेटरालिस, और फिर होता है वास्टस मीडियालिस, और फिर वास्टस इंटरमीडियस, और फिर होता है रेक्टस फेमोरिस। क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस के 4 हेड होते हैं, वास्टस लेटरालिस, वास्टस मीडियालिस, वास्टस इंटरमीडियस और रेक्टस फेमोरिस मसल। क्लियर, डन। अब आफ्टर दिस मस्कुलर ब्रांचेस सप्लाई टू मसल्स, मसल्स को तो सप्लाई हो चुका है, अब हम देखेंगे सेंसरी सप्लाई। तो आप याद रखिए, फेमोरल नर्व नंबर 1, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, और फिर इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, नॉट द लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। और यहाँ पर इसके नाम में ही सब कुछ लिखा है कि मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, ये कहाँ पर सप्लाई करेगी? थाई के मीडियल साइड में। इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई कहाँ पर सप्लाई करेगी? इंटरमीडिएट पार्ट में। बट लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई फेमोरल नर्व का ब्रांच नहीं होगी, ये लंबार प्लेक्सस से डायरेक्ट ब्रांच आएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा सेपरेटली। ओके। और एक और ब्रांच होती है फेमोरल नर्व की क्यूटेनियस वाली, वो होती है सैफिनस नर्व। ये आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, क्योंकि सैफिनस नर्व ऑल द वे यहाँ से स्टार्ट होगी थाई से, और फिर जाएगी लेग में, और फिर जाएगी फुट में, और वहाँ पर वो सप्लाई करती है medial side of the leg as well as the medial side of the foot up to the ball of the great toe। तो सैफिनस नर्व कहाँ पर सप्लाई करेगी? कौन सी वाली स्किन को सप्लाई करेगी? द स्किन ऑफ द medial side of the leg and medial side of the foot up to the ball of the great toe, ball of the great toe। ओके। और इसीलिए याद रखिए, अगर आप लेंथ वाइज देखोगे तो दैट इज द लॉन्गेस्ट क्यूटेनियस नर्व इन अवर बॉडी। लॉन्गेस्ट क्यूटेनियस नर्व कंप्लीटली थाई से स्टार्ट होते हुए फिर लेग और फिर फुट तक जाएगी। और एक और पॉइंट जो आपको याद रखनी होगी कि सैफिनस नर्व किसके साथ में ट्रैवल करती है? तो याद रखिए, सैफिनस नर्व ग्रेट सैफिनस वेन के साथ में ट्रैवल करती है। ग्रेट सैफिनस वेन के साथ में ये ट्रैवल करती है। सो देयर आर चांसेस कि ये इंजूर हो सकती है उसके साथ में। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर। अब अगर ये सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं तो अब हम बढ़ते हैं आगे। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ इज लंबार प्लेक्सस बट माइनर नर्व्स। अब आजकल आपके एग्जाम्स में ये ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है, नीट पीजी एग्जाम या फिर INS या फिर इवन FMG में यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, आराम से लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई ऑल दिस नर्व्स। ये सारे नर्व्स यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इन नर्व्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना होगा, ये वाला जो मसल होता है, ये वाला होता है क्वाड्रेटस लंबोरम मसल। ये फिर से क्वाड्रेंगुलर है, रेक्टेंगल शेप है, तो क्वाड्रेटस, एंड इट इज प्रेजेंट इन लंबार रीजन, लंबोरम। और ये वाला जो मसल होता है, ये होता है स्वास मेजर मसल। अब इस डायग्राम में आपको बहुत सारे मसल नजर आएंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये सारे मसल पर कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए, बस ये 2 मसल देखिए, काफ़ी हो जाएगा, क्वाड्रेटस लंबोरम मसल और स्वास मेजर मसल। ओके। अब इस डायग्राम में ये वाली जो नर्व होगी, इस नर्व को हम कहते हैं सब कॉस्टल नर्व। ये कौन सी वाली नर्व होगी? सब कॉस्टल नर्व। याद रखिए, अगर कोई भी नर्व दो रिब्स के बीच में होगी उसको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल नर्व। अगर ये वाली नर्व रिब के नीचे होगी, 12th वाले रिब के नीचे होगी, इसीलिए उसको कहते हैं हम सब कॉस्टल नर्व। और ये कहाँ से आ रही है? T12। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, एक नर्व आपको नजर आएगी जो दोनों मसल्स के बीच से आ रही है, क्वाड्रेटस लंबोरम और स्वास मेजर मसल के बीच से बाहर आ रही है। और इस नर्व को हम कहते हैं इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व कहते हैं। और फिर इसको हम इलियो इंग्वाइनल नर्व, एक होती है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और दूसरी इलियो इंग्वाइनल नर्व। और ये दोनों नर्व कहाँ से आ रही है? L1 से आ रही है। और अगर आपके एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा, पहचानने का तरीका क्या होगा? ये नर्व्स कहाँ से बाहर आ रही है? क्वाड्रेटस लंबोरम और स्वास मेजर के बीच से बाहर आ रही है। और फिर एक नर्व आप यहाँ पर देख सकते हैं जो स्वास मेजर मसल को पियर्स कर रही है, स्वास मेजर मसल को जो पियर्स कर रही है, कंप्लीटली उसको पियर्स करके बाहर आ रही है। और इस नर्व को हम कहते हैं जेनाइटोफेमोरल नर्व, जेनाइटोफेमोरल नर्व।
और जेनेटोफेमरल नर्व कहाँ से आएगी, L1 और L2 से आएगी। और फिर आपको यहाँ पर एक और नर्व नज़र आएगी जो इलियम बोन के अंदर से पास हो रही है। आप सबको पता है कि हिप बोन में 3 पार्ट होते हैं, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस, और ये इलियम बोन के अंदर से पास हो रही है। और ये वाली नर्व जो होती है ये होती है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। और लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई आती है L2 और L3 से, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई आती है L2 और L3 से। क्लियर? एंड देन अगर आप फाइनली इस डायग्राम में देखोगे, यहाँ पर आपको स्वास मेजर मसल नज़र आ रहा है बीच में, और इसके दोनों ओर एक नर्व नज़र आएगी। तो ये वाली जो नर्व होती है जो स्वास मेजर और इलियाकस, स्वास मेजर और इलियाकस दोनों के बीच में है, तो ये वाली होती है फेमोरल नर्व, फेमोरल नर्व। और फिर अगर आप यहाँ पर देखोगे एक और नर्व नज़र आएगी जो स्वास मेजर के मीडियल साइड में है, और ये वाली नर्व होती है आपकी ऑब्ट्यूरेटर नर्व, ऑब्ट्यूरेटर नर्व। फेमोरल नर्व एंड ऑब्ट्यूरेटर नर्व ये दोनों तो मेजर नर्व्स है, इसीलिए मैं उसको ना कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूँ, अगर आप ध्यान दोगे तो। लेकिन अब हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होगा सर, अब हम इस डायग्राम में डिस्कस करेंगे ओनली द माइनर नर्व्स। तो चलिए माइनर नर्व्स एक बार हम दोबारा रिपीट करते हैं सर। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वानल, ये दोनों नर्व्स हम कैसे पहचानेंगे एग्जाम में, जो ये दोनों नर्व्स हम कैसे पहचानेंगे, जो नर्व्स दो मसल्स के बीच से बाहर आती है, स्वास मेजर और क्वाड्रेटस लंबोरम के बीच से, और इनका रूट वैल्यू होगा L1। जो नर्व स्वास मेजर को पियर्स करेगी वो होगी जेनेटोफेमरल नर्व, और जो नर्व लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है वो कहाँ से आएगी, इलियम के अंदर से आएगी। इस तरीके से आपकी नज़र, आपका फोकस यहाँ पर इन नर्व्स पर होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इन नर्व्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। अगर मान लो आपके एग्जाम में ये डायग्राम दिया जाएगा, जैसे आप डायग्राम देखोगे, यस ये नर्व कैसे क्या कर रही है, स्वास मेजर को पियर्स कर रही है। अगर स्वास मेजर को जो नर्व पियर्स कर रही है तो उस नर्व का नाम क्या होगा, जेनाइटोफेमोरल नर्व। और इसके नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि इसमें 2 ब्रांचेस होती हैं। एक होती है फेमोरल ब्रांच, फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व। फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफेमोरल नर्व किसको सप्लाई करेगी, ये आपके एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया था। तो ये वाली नर्व सप्लाई करेगी स्किन ओवर फेमोरल ट्राइंगल, द स्किन ओवर फेमोरल ट्राइंगल विल बी सप्लाइड बाय फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफेमोरल नर्व। और ये जो दूसरी वाली ब्रांच यहाँ पर नजर आ रही है, ये वाली ब्रांच होगी जेनाइटल ब्रांच, और जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व ये किसको सप्लाई करेगी, क्रीमास्टिक मसल को सप्लाई करेगी, क्रीमास्टिक मसल को सप्लाई करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई सारे सवाल आ रहे हैं सर, तो एक बार हम दोबारा रिपीट करते हैं। फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफेमोरल नर्व सप्लाई करेगी स्किन ओवर फेमोरल ट्राइंगल, और जेनेटल ब्रांच ऑफ जेनेटोफेमोरल नर्व सप्लाई करेगी द क्रीमास्टिक मसल को। अब यहाँ पर एक रिफ्लेक्स होता है जिसको हम कहते हैं क्रीमास्टिक रिफ्लेक्स। क्रीमास्टिक रिफ्लेक्स का मतलब क्या होगा, इफ़ यू एक्चुअली स्ट्रोक ऑन द इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई, अगर आप यहाँ पर ऐसे स्ट्रोक करोगे, स्क्रैच करोगे ऑन द इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई, ipsilateral side testicle will actually move up, will ascend up. Okay, so the ipsilateral testicle will actually ascend up towards the inguinal canal. Okay, अब आप सबको पता है कि रिफ्लेक्स में 2 चीज़ें होती है, एक होता है आपको एफरेंट और दूसरा होता है इफरेंट। तो आपको पढ़ना होगा कि कौन सी वाली नर्व यहाँ से इन्फॉर्मेशन कैरी करेगी और कौन सी वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लेकर आएगी। तो एफरेंट और इफरेंट पढ़ना होगा। ओके, तो जैसे आप यहाँ पर स्ट्रोक करोगे ऑन द इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई, सेंसरी इंफॉर्मेशन कैरी कौन करेगी, फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफेमोरल नर्व, और यहाँ से मोटर इंफॉर्मेशन कौन सी वाली नर्व कैरी करेगी, दैट इज जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व। तो इसीलिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि एफरेंट वाली कौन सी होगी सर, एफरेंट होगी फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफेमोरल नर्व, और इफरेंट वाली होगी जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व। क्लियर? तो ये आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा गया है। तो क्रीमास्टिक रिफ्लेक्स में आपको एफरेंट और इफरेंट याद रखने का सबसे आसान तरीका सर, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट इस डायग्राम में बड़ा क्लियर है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल जो आपके एग्जाम में दिया गया था, अगर आप फेमोरल वेन कैनुलेशन करोगे, आप सबको पता है कि यहीं पर होता है फेमोरल वेन और फेमोरल नर्व और फेमोरल आर्टरी, फेमोरल वेन और फेमोरल आर्टरी और फेमोरल नर्व, और यहाँ पर ये वैन के फॉर्म में अरेंज्ड होता है मीडियल टू लेटरल,
फेमरल वेन, आर्टरी, नर्व। अगर आप फेमरल वेन कैनुलेशन करोगे तो कौन सी वाली नर्व एनेस्थेसाइज होनी चाहिए? ऑफ कोर्स अगेन द सेम थिंग, फेमरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफेमरल नर्व। तो फेमरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफेमरल नर्व विल बी एनेस्थेसाइज्ड इन फेमरल वेन कैनुलेशन। ये सवाल आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि टॉपिक के साथ में हम ना सारे हाई यील्ड टॉपिक्स के साथ साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रिकॉल करेंगे, ताकि मेरे स्टूडेंट्स को कंप्लीट कंटेंट यहीं पर मिल जाए। रैपिड रिवीजन सेशन में प्रीवियस ईयर टॉपिक्स भी हो जाए और सारे हम हाई यील्ड टॉपिक्स भी यहीं पर रिवाइज कर लें। ओके, एक और कॉन्सेप्ट जो रिसेंटली आपके एग्जाम में पूछा गया था, मेराल्जिया पैरासिटिका। अब ये क्या होता है? मैंने आपको अभी अभी कहा था इस नर्व को हम कैसे पहचानेंगे। जो नर्व यहाँ पर इलियम के इनर साइड से पास होगी, इसी को हम कहते हैं लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। अब आप देख सकते हो ये क्लियरली इसके नाम में ही लिखा है कि लेटरल साइड में सप्लाई करेगी। सर व्हाट अबाउट द मीडियल साइड एंड इंटरमीडिएट पार्ट? ये मैंने आपको बताया था अभी अभी फेमोरल नर्व में, रिकॉल कीजिए। फेमोरल नर्व के जो क्यूटेनियस ब्रांचेस मैंने आपको बताए थे, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई और इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, नॉट लेटरल। मैंने आपको कई बार कहा था नॉट द लेटरल वन, क्योंकि लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई इज अ डायरेक्ट ब्रांच कमिंग फ्रॉम L2 and L3, L2 and L3। अब क्या होता है, इन ओबेसिटी द abdomen will be protruded and during pregnancy as well as when the person is wearing the tight clothing. So obesity or pregnancy and in tight clothing, what is going to happen? क्या होगा, ये lateral cutaneous nerve of the thigh compress होगी। कहाँ पर compress होगी? inguinal ligament के पास में। अगर ये यहाँ पर compress होगी तो obviously lateral side of thigh में क्या होगा? numbness, tingling sensation या फिर burning sensation या फिर पेन या फिर स्टैबिंग। ये सारे वर्ड्स आपके एग्जाम्स में दिए जाएंगे। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं मेराल्जिया पैरासिटिका। और आपके एग्जाम में ये कंडीशन बार बार पूछा जा रहा है कि मेराल्जिया पैरासिटिका में कौन सी वाली नर्व इन्वॉल्व होती है? लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। इसका रूट वैल्यू क्या होगा? L2 और L3 होगा। क्लियर विद दिस वन हियर? तो प्लीज़ याद रखिए, रिसेंटली FMG एग्जाम में दिया गया था इस क्लिनिकल क्वेश्चन, और उस क्लिनिकल क्वेश्चन में ना प्रेगनेंसी वाला एग्जाम्पल यूज़ किया गया था। अ प्रेग्नेंट लेडी कम्स टू द हॉस्पिटल विद द कंप्लेंट्स ऑफ द पेन सेंसेशन इन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, देन विच नर्व विल बी इन्वॉल्व? द लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई विल बी इन्वॉल्व। व्हाट इज द रूट वैल्यू ऑफ दैट वन? L2 L3। व्हाट इज दिस कंडीशन नोन एज मेराल्जिया पैरासिटिका। क्लियर विद दिस वन? लेट अस गो अहेड विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ, ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में एक सवाल यहाँ से पक्का आता है सर, डेफिनेटली यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है। और आपको सारे मसल्स के नाम पता होने चाहिए, सारे मसल्स के अटैचमेंट पता होने चाहिए, इनके एक्शन पता होने चाहिए, एज वेल एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रेंडलेनबर्ग साइन। चलिए देखते हैं। ग्लूटियल रीजन में दे विल बी अ लार्जेस्ट मसल, सबसे बड़ा वाला मसल, लार्जेस्ट मसल साइज वाइज ग्लूटियस मैक्सिमस होता है, जो इन सारे मसल्स को यहाँ पर कवर करता है। हमने इस डायग्राम से ग्लूटियस मैक्सिमस निकाल दिया। अगर आप यहाँ से ग्लूटियस मैक्सिमस निकाल दोगे तो ये वाला जो मसल आपको नज़र आ रहा है ये ग्लूटियस मीडियस है, और फिर ये वाला मसल जो है ग्लूटियस मिनिमस है। पहले हम एक काम करते हैं, इन तीनों मसल्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं, फिर बाकी वाले मसल्स हम देखते हैं सर। ओके, अब इस टेबल में देखिए आप ध्यान से, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, पहली पॉइंट याद रखिए, लार्जेस्ट मसल है। एंड प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज विद द लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट कौन सा वाला होता है? सार्टोरियस मसल होता है। लार्जेस्ट कौन सा वाला होता है? ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस ऑब्वियसली कौन सी वाली नर्व सप्लाई करती है? ग्लूटियल नर्व सप्लाई करती है, लेकिन याद रखिए ये इंफीरियर ग्लूटियल नर्व होती है। वेयरएज ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस ये दोनों भी मसल्स सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करती है। क्लियर? और आपको इसका रूट वैल्यू भी याद रखना होगा। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व L4, L5 और S1 से आएगी, और इंफीरियर ग्लूटियल नर्व एक सेगमेंट नीचे, दैट इज L5, S1 और S2 से आएगी। L5, S1 और S2 से आएगी। क्लियर? अब एक्शन क्या होगा? ग्लूटियस मैक्सिमस मसल जो होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस विल हेल्प इन एक्सटेंशन एट हिप जॉइंट। ये हिप जॉइंट पर एक्सटेंशन करने में हेल्प करेगी,
और फिर एक्सटर्नल रोटेशन में। क्लियर? राइट नाउ अभी आप जहाँ पर भी मेरा लेक्चर सुन रहे हो, आप बैठे हुए हो और मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ। इन सिटिंग पोजिशन हिप जॉइंट फ्लेक्स्ड होती है। इन सिटिंग पोजिशन ये हिप जॉइंट फ्लेक्स्ड होती है। इफ़ यू स्टैंड अप, अगर आप यहाँ से खड़े होंगे तो क्या होगा, हिप जॉइंट पर एक्सटेंशन होगा। एंड एक्सटेंशन कौन सी वाली मसल करेगी? ऑब्वियसली दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस एक्सटेंशन एट द हिप जॉइंट, और एज वेल एज इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन एक्सटर्नल रोटेशन। ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस ये दोनों मसल्स हेल्प करते हैं एबडक्शन एट हिप जॉइंट, एबडक्शन एट द हिप जॉइंट, और फिर इंटरनल रोटेशन, एज वेल एज इट इज गोइंग टू स्टेबलाइज द पेल्विस वाइल वॉकिंग। और ये दोनों मसल्स पेल्विस को स्टेबलाइज करते हैं वाइल वॉकिंग। ओके, और यहीं तो आता है आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द लर्चिंग गेट एंड वैडलिंग गेट, जहाँ पर ट्रेंडलन-बर्ग साइन पॉजिटिव होती है। तो चलिए हम उस कॉन्सेप्ट को पहले डिटेल में देखते हैं सर। अब सबसे पहले आप ना इस डायग्राम में पहला वाला डायग्राम देखिए, जहाँ पर अ पर्सन इज नॉर्मली वॉकिंग, राइट फुट इज ऑन द ग्राउंड। राइट फुट कहाँ पर होगा? ग्राउंड पर होगा। लेफ्ट फुट इज ऑफ द ग्राउंड। अगर लेफ्ट फुट इज ऑफ द ग्राउंड तो क्या होगा, लेफ्ट साइड ऑफ द हिप क्या होना चाहिए सर? ये द लेफ्ट साइड ऑफ द हिप हैज टू ड्रॉप, ओके, ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से लेफ्ट साइड ऑफ द हिप क्या होना चाहिए? वो ड्रॉप होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, कॉन्ट्रालेटरल साइड, ऑपोजिट साइड वाले ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस, अगर ये जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, इसको वो सिंक होने नहीं देते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ। लेफ्ट फुट इज ऑफ द ग्राउंड, तो अगर लेफ्ट फुट ऑफ द ग्राउंड होगा तो लेफ्ट साइड ऑफ द हिप, लेफ्ट साइड ऑफ द पेल्विस विल ट्राई टू फॉल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन ये नीचे नहीं गिरते हैं, है ना। वाइल वॉकिंग जब हम चल रहे हैं, आप और मैं, हम गिर तो नहीं रहे हैं, हमारी पेल्विस कहीं पर भी गिर नहीं रही। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड वाला जो मसल होता है ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, द पेल्विस विल एबडक्ट, जैसे मैंने आपको कहा था एबडक्शन ऑफ द हिप, और फिर पेल्विस स्टेबल होता है वाइल वॉकिंग। इट इज नाइदर फॉलिंग हियर नॉर फॉलिंग देयर, ना वो यहाँ पर गिरती है ना राइट में या लेफ्ट में, ठीक है ना। हम लोग आराम से चल रहे हैं। ये होता है ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस का नॉर्मल फंक्शन। अब आप ऐसे मान लो कि राइट साइड, ध्यान से सुनना सर, राइट साइड सुपीरियर ग्लूटियल नर्व इंजूर हो जाती है। अगर ये राइट साइड वाली सुपीरियर ग्लूटियल नर्व इंजूर हो जाएगी तो क्या होगा, राइट साइड वाला ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस काम नहीं करेगा, ये पैरालाइज हो जाएगा। अब जब ये बंदा चल रहा है, राइट फुट इज ऑन द ग्राउंड, लेफ्ट फुट इज ऑफ द ग्राउंड। अब जैसे वो अपना लेफ्ट वाला पैर ऊपर उठाता है, लेफ्ट फुट इज ऑफ द ग्राउंड, तो क्या होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द पेल्विस विल सैग, सैगिंग ऑफ द पेल्विस, लेफ्ट साइड ऑफ द पेल्विस विल सिंक, ये ड्रॉप हो जाती है। और अब इसको एबडक्ट करने के लिए ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस कॉन्ट्रालेटरल साइड पर काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये कॉन्ट्रालेटरल साइड पर काम नहीं कर रहे हैं तो अब ये बंदा कैसे चलेगा, हाउ द पर्सन विल वॉक। अब ये बंदा अपने ऊपर वाली बॉडी को यूज करेगा, तो क्या होगा, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विल मूव ऑन द अदर साइड। ध्यान से देखिए, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विल मूव ऑन द अदर साइड। तो इसकी वजह से क्या होगा, यस, इट विल अवॉइड द हिप फ्रॉम फॉलिंग डाउन। और जब वो बंदा चलेगा, ओके, और इस वजह से क्या होता है, ही इज बेंडिंग द बॉडी ऑन वन साइड। जब वो बेंड कर रहा है, इसी गेट को हम कहते हैं लर्चिंग गेट, लर्चिंग गेट। और यहाँ पर कौन सी वाली साइन पॉजिटिव होती है, ट्रेंडलन-बर्ग साइन पॉजिटिव होती है सर, ट्रेंडलन-बर्ग साइन पॉजिटिव होती है। तो प्लीज़ याद रखिए, यहाँ पर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कहाँ पर करेगा, अगर हिप लेफ्ट साइड में सिंक हो रही है तो याद रखिए नर्व कौन से साइड में डैमेज्ड है, नर्व डैमेज्ड है कॉन्ट्रालेटरल साइड पर, कॉन्ट्रालेटरल साइड पर। और एग्जाम्स में कभी कभी ना ऐसे भी वर्ड यूज़ किया गया है, सपोर्टेड साइड एंड अनसपोर्टेड साइड, ओके। अगर हिप मान लो अनसपोर्टेड साइड पर ड्रॉप हो रही है तो सपोर्टेड साइड वाला नर्व इंजूर्ड है, कॉन्ट्रालेटरल साइड इंजूर्ड है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में वो क्वेश्चंस को ना ट्विस्ट करते हैं। तो राइट नाउ, यस, इन अ सिंपल मैनर लेट अस रिवाइज दिस वन। ट्रेंडलन-बर्ग साइन जब पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, कौन सी नर्व इंजूर होती है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व इंजूर होती है। और कौन से वाले मसल्स इंजूर होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस मसल इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब यहाँ पर ना एक्चुअली लिखा हुआ है, आप आराम से इसको ना रीड कर सकते हो, इन द नोट्स इट इज़ गिवन वेरी क्लियरली।
तो अगर मान लो एक साइड में, ओनली इन वन साइड द सुपीरियर ग्लूटियल नर्व इज इंजूर्ड, यूनिलेटरल्स अगर सैगिंग होता है तो उसको हम कहते हैं लर्चिंग गेट होगा। अगर दोनों साइड में भी होगा, बाइलेटरल सैगिंग होगा, बाइलेटरल पेल्विस ड्रॉप होगा, तो उसको हम कहते हैं वैडलिंग गेट। वैडलिंग गेट। आई होप ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर हो गया है। तो अब चलिए हम एक काम करते हैं सर, रिमेनिंग मसल्स देखते हैं इस ग्लूटियल रीजन में, बाकी वाले मसल्स कौन से होते हैं, चलिए इन सबको देखते हैं। तो इस ग्लूटियल रीजन में सबसे पहले आपको ये फोरामेन तो पता है, ये ग्रेटर शैटिक फोरामेन होता है। और ग्रेटर शैटिक फोरामेन से एक मसल बाहर आती है, इस मसल को हम कहते हैं पायरिफॉर्मिस मसल। पायरिफॉर्मिस मसल। इसके नीचे एक छोटी सी मसल होती है और ये वाली होती है जेमिलस सुपीरियर। जेमिलस सुपीरियर मसल। और इसके नीचे वाली ये जो मसल होती है, ये होती है ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल। ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल। और फिर यहां पर ये वाली मसल होती है जेमिलस इंफीरियर मसल। जेमिलस इंफीरियर मसल। और फिर फाइनली ये जो रेक्टेंगल शेप में होती है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटस फेमोरिस मसल। बी केयरफुल, ये क्वाड्रिसेप्स नहीं होती है, क्वाड्रेटस होती है, क्वाड्रेंगुलर मसल। ओके, तो एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपको ना ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, कई बार आपके एग्जाम्स में ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। तो जेमिलस सुपीरियर होगी और फिर ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस होगी, जेमिलस इंफीरियर होगी और फिर क्वाड्रेटस फेमोरिस होगी। 4 मसल। और ये मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसीलिए क्या होता है, फीमर ऐसे टर्न होगी। सो दे आर ऑल हेल्पिंग इन लेटरल रोटेशन ऑफ द फीमर। लेटरल रोटेशन एट द हिप जॉइंट। आर यू क्लियर विद दैट? तो चलिए सर, इनके बारे में हम यहाँ पर इस टेबल में लिखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जेमिलस सुपीरियर और ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, ये दोनों मसल्स, दीज टू मसल्स आर सप्लाइड बाय नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। ओके। जेमिलस इंफीरियर और क्वाड्रेटस फेमोरिस, ये दोनों सप्लाई होगी नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस से। जेमिलस सुपीरियर और ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस से सप्लाई होंगी। जेमिलस इंफीरियर और क्वाड्रेटस फेमोरिस नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस से ही सप्लाई होगी। एंड ऑल दिस 4 मसल, ये सारे मसल्स हेल्प करेंगे लेटरल रोटेशन एट हिप जॉइंट। लेटरल रोटेशन एट हिप जॉइंट, हिप जॉइंट को लेटरली रोटेट करने में हेल्प करेंगे। आर यू क्लियर विद दैट वन? ओके। इस तरीके से हमारे ग्लूटियल रीजन में जितने भी सारी मसल्स है, सारे मसल्स यहाँ पर रिवाइज हो चुकी है सर। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। और ये एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ग्रेटर शैटिक फोरामेन और लेसर शैटिक फोरामेन। तो इस डायग्राम में यहाँ पर जो फोरामेन होता है, ग्रेटर शैटिक फोरामेन होता है। और ग्रेटर शैटिक फोरामेन से एक मसल यहाँ पर आती है, ये पायरिफॉर्मिस मसल है। नाउ वी नो दैट, हम सबको पता है कि हमेशा हमको फोरामेन में क्या पढ़ना होता है, स्ट्रक्चर्स कौन सी वाली पास होगी। अब यहाँ पर पायरिफॉर्मिस मसल होती है, तो इस मसल की वजह से क्या होगा, कुछ स्ट्रक्चर्स इसके ऊपर से पास होंगे और कुछ स्ट्रक्चर्स इसके नीचे से पास होंगे। तो अबव पायरिफॉर्मिस एंड बिलो पायरिफॉर्मिस। तो चलिए देखते हैं 1 by 1। तो स्ट्रक्चर्स पासिंग फ्रॉम ग्रेटर शैटिक फोरामेन, सबसे पहले हम देखेंगे अबव पायरिफॉर्मिस, पायरिफॉर्मिस के ऊपर। और ये वाले होते हैं सुपीरियर ग्लूटियल, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, आर्टरी एंड वेन। इसको याद रखना बड़ा आसान है, अबव पायरिफॉर्मिस सुपीरियर वाली होगी। ओके, तो अबव द पायरिफॉर्मिस सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, आर्टरी एंड वेन होगी। ओके, अब बिलो पायरिफॉर्मिस कौन से वाले होंगे, रिमेनिंग ऑल द स्ट्रक्चर्स, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स जो आपको ग्लूटियल रीजन में चाहिए, जो पेल्विस से आ रहे हैं, वो सारे यहीं से पास होंगे। तो लिखते जाइए मेरे साथ में, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, आर्टरी एंड वेन। फिर दूसरी वाली होगी नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस होगी। फिर तीसरी वाली होगी नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस होगी। परफेक्ट। और फिर होगी ऑब्वियसली शैटिक नर्व, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था अपने रैपिड रिवीजन सेशन में कि शैटिक नर्व कहाँ से पास होती है, ग्रेटर शैटिक फोरामेन, लेकिन पायरिफॉर्मिस के नीचे से पास होती है। क्लियर? तो ऑल द स्ट्रक्चर्स कहाँ से पास होते हैं सर, पायरिफॉर्मिस के नीचे। तो याद रखना बड़ा आसान है यार,
अबव पायरिफॉर्मिस बस आपको याद रखना होगा सुपीरियर ग्लूटियल नर्व आर्टरी एंड वेन, और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स पास होंगे बिलो द पायरिफॉर्मिस। क्लियर? अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, याद रखिए इवन पुडेंडल नर्व और इसके साथ में इंटरनल पुडेंडल आर्टरी, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी एंड वेन, मैं इन शॉर्ट यहाँ पर वेजल्स लिख रहा हूँ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे एग्जाम्स में आपको ना पूछा जा रहा है कई बार। पुडेंडल नर्व, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी और वेन, इनका कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान से सुनिए। पुडेंडल नर्व कहाँ से बिगिन होती है सर? पुडेंडल नर्व बिगिन होती है S2, S3 और S4 से बिगिन होती है। बिगिन होने के बाद पुडेंडल नर्व पास होगी ग्रेटर शैटिक फोरामेन से, और वहाँ से पास होने के बाद में वो टर्न होगी इस्कियल स्पाइन से, और फिर टर्न होने के बाद में वापस आ जाएगी लेसर शैटिक फोरामेन से, और इसी के साथ में फॉलो होंगे इंटरनल पुडेंडल आर्टरी और इंटरनल पुडेंडल वेन। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, यहाँ से हमारे ना 2 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नंबर 1, विच नर्व इज टर्निंग अराउंड इस्कियल स्पाइन? इस्कियल स्पाइन के सराउंडिंग में कौन सी वाली नर्व टर्न होती है? पुडेंडल नर्व। ये सवाल आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, वो भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। इस्कियल स्पाइन पर एरो मार्क होगा, वहाँ पर कौन सी वाली नर्व टर्न होगी? पुडेंडल नर्व टर्न होगी सर। ओके, और फिर इसी से हमको यहाँ से याद हो जाएगा कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू लेसर शैटिक फोरामेन। तो यार यही तो स्ट्रक्चर्स टर्न हो रहे हैं। तो पुडेंडल नर्व, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी और वेन, यही तो सारे स्ट्रक्चर्स पास होंगे इवन फ्रॉम लेसर शैटिक फोरामेन ओनली, क्योंकि ये टर्न होकर कहाँ से पास होंगे? लेसर शैटिक फोरामेन से ही पास होंगे। अलॉन्ग विद इट साथ में इंक्लूड कर दीजिए ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल टेंडन। ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल का जो टेंडन होता है वो भी इन सारे स्ट्रक्चर्स के साथ में पास होता है वाया लेसर शैटिक फोरामेन। आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर नाउ। ओके, अब ये इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है, यहाँ पर एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी है कि पुडेंडल नर्व ब्लॉक होता है, और पुडेंडल नर्व ब्लॉक कहाँ किया जाता है? व्हाट इज द साइट ऑफ पुडेंडल नर्व ब्लॉक? आंसर होगा इस्कियल स्पाइन। व्हाट इज द साइट ऑफ पुडेंडल नर्व ब्लॉक? आंसर होगा इस्कियल स्पाइन पर होगा सर। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट सर, अटैचमेंट ऑन फीमर, वन ऑफ द हॉट फेवरेट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द एग्जामिनर। अगर आप नीट पीजी लिख रहे हो या INS एग्जाम लिख रहे हो, IFMG एग्जाम लिख रहे हो, अटैचमेंट्स ऑन फीमर बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो चलिए मैं आपको ना डिटेल में बताता हूँ सारे स्ट्रक्चर्स जो अटैच होते हैं फीमर के ऊपर। इस डायग्राम में अगर आप सबसे पहले इस डायग्राम को देखोगे एंटीरियर व्यू में, यहाँ पर होता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और दूसरा वाला होता है एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ASIS और AIIS। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पर एक अटैच होता है लिगामेंट, और उस लिगामेंट का नाम है इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? ASIS एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर प्यूबिक ट्यूबरकल तक होता है सर, प्यूबिक ट्यूबरकल। और इस इंग्वाइनल लिगामेंट को हम पॉपर्ट्स लिगामेंट भी कहते हैं। इंग्वाइनल लिगामेंट को पॉपर्ट्स लिगामेंट भी कहते हैं। एक और पॉइंट यहीं पर याद रख लीजिए कि इंग्वाइनल लिगामेंट इट्स नथिंग बट द मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस ओनली। तो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का जो एपोन्यूरोसिस होता है उसी का एपोन्यूरोसिस लोअर मोस्ट पार्ट क्या फॉर्म करेगा? आपका इंग्वाइनल लिगामेंट फॉर्म करेगा। तो इंग्वाइनल लिगामेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? ASIS टू प्यूबिक ट्यूबरकल। दूसरा नाम क्या होगा? पॉपर्ट्स लिगामेंट होगा। और ये किसका मॉडिफिकेशन होगा? एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस का होगा। एक और पॉइंट यहाँ पर याद रख लीजिए, मिड इंग्वाइनल पॉइंट किसे कहते हैं? मिड इंग्वाइनल पॉइंट किसे कहते हैं? ओके, अगर आप ASIS को प्यूबिक सिम्फाइसिस के साथ में एक लाइन से जोड़ दोगे, याद रखना प्यूबिक सिम्फाइसिस नॉट प्यूबिक ट्यूबरकल, ASIS और प्यूबिक सिम्फाइसिस को एक लाइन से जोड़ दोगे, एग्जैक्टली इन द मिडल जो पॉइंट मिलेगा उसको कहते हैं मिड इंग्वाइनल पॉइंट। और आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में कि मिड इंग्वाइनल पॉइंट पर क्या होगा? फेमरल वेन होगी, आर्टरी होगी कि नर्व होगी? तो याद रखिए फेमरल आर्टरी होगी। तो मिड इंग्वाइनल पॉइंट पर फेमरल आर्टरी होगी। ठीक। ASIS पर एक मसल भी अटैच होता है जिसका नाम है सार्टोरियस। सार्टोरियस मसल यहीं से ऑरिजिनेट होता है। एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, यहाँ से एक और मसल बिगिन होता है जिसको हम कहते हैं रेक्टस फेमोरिस। रेक्टस फेमोरिस हमने कहाँ पर पढ़ा था? यस, ये क्वाड्रिसेप फेमोरिस का एक हेड होता है। क्वाड्रिसेप फेमोरिस में 4 हेड होते हैं,
वास्टस लेटरालिस, वास्टस मीडियालिस, वास्टस इंटरमीडियस और आगे होता है रेक्टस फेमोरिस। तो रेक्टस फेमोरिस कहाँ से ओरिजिनेट होता है? AIIS, एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन से ओरिजिनेट होता है। क्लियर? नाउ अगर ये दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस कहाँ पर अटैच होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्लूटियस मैक्सिमस से। इस डायग्राम में अगर आप पोस्टीरियर व्यू में देखोगे, पोस्टीरियर व्यू में यहाँ पर आपको नजर आएगा ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, और इस ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पर अटैच होगा ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। तो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल यहीं पर अटैच होता है, और इसका एक्शन तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ग्लूटियस मैक्सिमस विल हेल्प इन एक्सटेंशन एज वेल एज एक्सटर्नल रोटेशन एट हिप जॉइंट। क्लियर? अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको, ये है कि ग्लूटियस मैक्सिमस के सारे फाइबर्स यहीं पर इंसर्ट नहीं होते हैं, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पर इंसर्ट नहीं होते हैं। थोड़े बहुत फाइबर्स इलियोटिबियल ट्रैक्ट पर भी इंसर्ट होते हैं। इलियोटिबियल ट्रैक्ट क्या होता है? फेशिया लाटा का मॉडिफिकेशन होता है। फेशिया लाटा कहाँ पर होता है? आपके थाई में होता है। सो जो थाई में फेशिया होता है, उसी फेशिया को हम कहते हैं फेशिया लाटा। थाई में जो डी फेशिया होता है उसी को हम कहते हैं फेशिया लाटा, और फेशिया लाटा लेटरल साइड में ना मॉडिफाई होता है इनटू अ थिक बैंड, और उसी को हम कहते हैं इलियोटिबियल ट्रैक्ट। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना होगा कि इलियोटिबियल ट्रैक्ट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ फेशिया लाटा, और दूसरा और आखिरी पॉइंट आपको याद रखना होगा, उस इलियोटिबियल ट्रैक्ट पर दो मसल इंसर्ट होते हैं, एक तो ग्लूटियस मैक्सिमस होगा और दूसरा टेंसार फेशिये लाटे। बस दो मसल यहाँ पर इंसर्ट होते हैं, और ये एग्जाम में पूछा गया था, ग्लूटियस मैक्सिमस और टेंसार फेशिये लाटे यहाँ पर इंसर्ट होते हैं। डन? अब अगर आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस। याद रखिए ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस दोनों भी ग्रेटर ट्रोकैंटर पर इंसर्ट होते हैं। कहाँ पर इंसर्ट होते हैं? ग्रेटर ट्रोकैंटर, ग्रेटर ट्रोकैंटर पर इंसर्ट होंगे। लेकिन डिफरेंस क्या होगा? ग्लूटियस मीडियस जो होता है, ग्लूटियस मीडियस पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर इंसर्ट होगा, और ग्लूटियस मिनिमस जो होगा वो एंटीरियरली इंसर्ट होगा। क्लियर? तो एक बार दोबारा मैं आपको बताता हूँ, ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस दोनों भी ग्रेटर ट्रोकैंटर पर इंसर्ट होंगे, लेकिन फ़र्क क्या होगा? व्हाट इज द डिफरेंस हियर? कि ग्लूटियस मीडियस जो होगा वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर होगा, पीछे होगा, और ग्लूटियस मिनिमस जो होगा वो एंटीरियर एस्पेक्ट पर होगा। सर क्लियर? और दोनों का भी एक्शन बिल्कुल सेम है। मीडियस और मिनिमस एबडक्शन में हेल्प करेंगे, और उसके साथ में मीडियल रोटेशन में भी हेल्प करेंगे, इंटरनल रोटेशन में भी हेल्प करेंगे। क्लियर? अब जो FMJ एग्जाम में पूछा गया था, एक्सरे इमेज दिया गया था फीमर का, और यहाँ पर एरो मार्क, कहाँ पर? लेसर ट्रोकैंटर। और याद रखिए लेसर ट्रोकैंटर पर जो मसल इंसर्ट होता है वो है इलियाकस और स्वास मेजर। इलियाकस और स्वास मेजर इंसर्ट होता है लेसर ट्रोकैंटर पर। इनको साथ में इलियोस्वास टेंडन भी कहते हैं। तो इलियोस्वास टेंडन कहाँ पर इंसर्ट होता है? लेसर ट्रोकैंटर पर इंसर्ट होता है। और अब जो रिसेंटली आपके एग्जाम में पूछा गया था, इश्कियल स्पाइन। इश्कियल स्पाइन पर यहाँ पर ना 3 स्ट्रक्चर्स टर्न होती हैं, और जिनको हम पढ़ते हैं PIN। तो यहाँ से टर्न होगी पुडेंडल नर्व, जो ग्रेटर शैटिक फोरामेन से लेसर शैटिक फोरामेन के थ्रू पास होगी, और फिर यहीं पर होती है इंटरनल पुडेंडल आर्टरी, और फिर उसके साथ में होगी इंटरनल पुडेंडल वेन। तो व्हाट आर द 3 स्ट्रक्चर्स टर्निंग अराउंड द इश्कियल स्पाइन? पुडेंडल नर्व, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी और वेन, और उसके साथ में एक और नर्व होती है जिसको हम कहते हैं नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस। नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस। सो पिन स्ट्रक्चर्स आर गोइंग टू टर्न अराउंड द इश्कियल स्पाइन। कैसे याद रखेंगे हम? पिन। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। और मैंने आपको एक और पॉइंट यहाँ पर क्लियरली बता रखी है कि यही होता है साइड जहाँ पर पुडेंडल नर्व ब्लॉक होता है। ठीक है? अब चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम्स में आजकल बहुत कॉमनली पूछा जा रहा है वो है टार्सल टनल। टार्सल टनल, ठीक है? अगर आप इस डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियरली यहाँ पर ना मीडियल मैल्यूलस नजर आएगा, मीडियल मैल्यूलस, और यहाँ पर होता है हील बोन जो कैल्किनियस होता है, और इन दोनों के दरमियान में होता है फाइब्रस बैंड लाइक स्ट्रक्चर, और इस फाइब्रस बैंड को हम कहते हैं फ्लेक्सार रेटिनाकुलम। क्या कहते हैं? फ्लेक्सार रेटिनाकुलम। एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्लेक्सार रेटिनाकुलम यहाँ पर एक टनल फॉर्म होता है, और इस टनल को हम कहते हैं टार्सल टनल। इस टनल का नाम क्या होगा? टार्सल टनल सर।
अब इस टार्सल टनल में जो स्ट्रक्चर्स पास होते हैं, एक ट्रिक आप यहाँ पर याद रखिए, ये सारे स्ट्रक्चर्स वही होते हैं जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से आएंगे। और सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था रैपिड रिवीजन में कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में काफ मसल्स होते हैं, जिनमें होते हैं एक्सटेंसार्स के फ्लेक्सार्स। फ्लेक्सार्स कौन से वाले मसल होते हैं? फ्लेक्सार। तो आप याद रखिए यहाँ से एक टेंडन होगा जो होगा टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन। तो यहाँ से सबसे पहले याद रखिए टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन पास हो रहा है, और फिर उसी के साथ में उसके बिल्कुल पीछे होगा FDL, दैट इज फ्लेक्सार डिजिटोरम लॉन्गस। फ्लेक्सार डिजिटोरम लॉन्गस होगा, और फिर यहाँ पर फ्लेक्सार हैलोसिस टेंडन पास होगा। तो पहले आप याद रखिए यहाँ से 3 टेंडन पास होते हैं, टिबियालिस पोस्टीरियर वाला, और फिर फ्लेक्सार डिजिटोरम लॉन्गस, और फिर फ्लेक्सार हैलोसिस लॉन्गस। इनके साथ में होगी नर्व, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि कौन सी वाली नर्व आती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से? टिबियल नर्व, और वही तो यहाँ पर टर्न होती है। और इसके साथ में होगी आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी भी यहीं से पास होगी। क्लियर? अब इनको आपको याद रखना होगा ऑर्डर में याद रखना होगा सर। और इसको ऑर्डर में याद रखने के लिए एक निमोनिक होता है, और उस निमोनिक है टॉम डिक एंड हैरी। टॉम डिक एंड हैरी, ओके। तो इस निमोनिक में अगर आप ध्यान से देखोगे, टॉम, T स्टैंड्स फॉर टिबियालिस पोस्टीरियर। ऑब्वियसली पोस्टीरियर कंपार्टमेंट वाला होगा, तो टिबियालिस एंटीरियर तो हो ही नहीं सकता है, तो टिबियालिस पोस्टीरियर होगा। और फिर ये D होता है डिजिटोरम, ऑब्वियसली फ्लेक्सार डिजिटोरम लॉन्गस होगा। और इस एंड में अगर आप ध्यान से देखोगे, A स्टैंड्स फॉर आर्टरी। कौन सी वाली आर्टरी? पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। और फिर N होता है नर्व। कौन सी वाली नर्व होती है? टिबियल नर्व। और फिर होता है यहाँ पर H फॉर हैलोसिस लॉन्गस। हैलोसिस लॉन्गस, फ्लेक्सार हैलोसिस लॉन्गस। तो इस ऑर्डर में सारे स्ट्रक्चर्स अरेंज होते हैं। अब पहला सवाल यहाँ पर यह है, अगर यहाँ टिबियल नर्व कंप्रेस होती है तो इसी को हम कहते हैं टार्सल टनल सिंड्रोम। टार्सल टनल सिंड्रोम कहते हैं। और एक सवाल जो आपके FMG एग्जाम में बार बार दिया जा रहा है कि यहीं से हम पल्स मेजर कर सकते हैं, पेडल पल्स। जैसे नॉर्मली आप पल्स यहाँ पर मेजर करते हो ना, सिमिलरली यहाँ पर भी आप पल्स मेजर कर सकते हो। तो एक इमेज दिया जाएगा आपको एग्जाम में, जहाँ पर डॉक्टर पल्स मेजर कर रहा है यहाँ पर, और आपको एग्जाम में सवाल क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी आर्टरी। तो कौन सी आर्टरी से यहाँ पर पल्स मेजर किया जाएगा? पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से यहाँ पर पल्स मेजर किया जाएगा। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला वाला सवाल जो है एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट या फिर कोई भी जॉइंट जब भी आप पढ़ते हो तो सबसे पहले पढ़ना चाहिए कि कौन सा वाला टाइप होता है सर। याद रखिए, एंकल जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट। एंकल जॉइंट हिंज जॉइंट का एग्जांपल होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मूवमेंट होते हैं, एक होता है डॉर्सीफ्लेक्शन और होता है प्लांटर फ्लेक्शन। तो द मूवमेंट विल बी इन वन प्लेन, डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। तो ये एग्जाम्पल है हिंज जॉइंट का। अब इस एंकल जॉइंट में ना एक्चुअली 2 लिगामेंट होते हैं, एक होता है मीडियल साइड में और दूसरा होता है लेटरल साइड में। पहले तो आप आराम से इसका दूसरा नाम याद करिए। जो लिगामेंट मीडियल साइड में होगा इसे हम कहते हैं डेल्टॉइड लिगामेंट। तो मीडियल लिगामेंट ऑफ द एंकल विल बी डेल्टॉइड लिगामेंट, ओके। और आपके एग्जाम में यही नाम यूज़ किया जाता है। और हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे डेल्टॉइड लिगामेंट देगा वो यहाँ ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिए, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, मीडियल लिगामेंट ऑफ एंकल इज ऑल्सो नोन एज डेल्टॉइड लिगामेंट। और जो लेटरल लिगामेंट होगा उसको हम कहते हैं कोलैटरल लिगामेंट ऑफ एंकल। कोलैटरल लिगामेंट ऑफ एंकल, डन। अब इन लिगामेंट्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं इनको याद रखना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि एंकल जॉइंट में या फिर लेग में जो मीडियल साइड में जो बोन होती है, टिबिया होती है। अगर मीडियल साइड में टिबिया होगी तो जितने भी सारे यहाँ पर लिगामेंट्स होंगे, सारे लिगामेंट्स टिबिया से अटैच होंगे। तो इनके नाम में क्या होना चाहिए? डेफिनेटली टिबिया होना चाहिए। तो एक होता है एंटीरियर टिबियोटालार, एक होता है एंटीरियर टिबियोटालार, दूसरा होता है पोस्टीरियर टिबियोटालार, और तीसरा होता है टिबिया और कैल्केनियस के बीच में, तो टिबियो कैल्केनियल, और चौथा होता है टिबिया और नाविकुलर बोन के बीच में, टिबियो नाविकुलर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इन सब के नाम में होगा टिबिया। और एग्जाम में क्या सवाल पूछा जाता है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द मीडियल लिगामेंट ऑफ एंकल और डेल्टॉइड लिगामेंट ऑफ एंकल एक्सेप्ट वन। तो आपको बस देखना होगा कि उसके नाम में टिबिया होना चाहिए। तो टिबियोटालार एंटीरियर पोस्टीरियर, टिबियो कैल्केनियल एंड टिबियो नाविकुलर। सिमिलरली लेटरल साइड में कौन सी वाली बोन होती है? लेटरल साइड में यहाँ पर होती है फिब्यूला।
तो अगर यहाँ पर फिबुला होगी तो ऑब्वियसली कोलैटरल लिगामेंट जो होंगे वो सारे उनके नाम में होंगे, यस फिबुला होना चाहिए। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम होते हैं सर लिगामेंट्स। नंबर 1 एक होता है फिबुला और टैलस के बीच में टैलोफिबुलार, एंटीरियर टैलोफिबुलार और फिर पोस्टीरियर टैलोफिबुलार। और एक और लिगामेंट यहाँ पर होता है, एक और कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं कैल्केनियोफिबुलार। कैल्केनियोफिबुलार भी होता है लेकिन फिबुला और नाविकुलर के बीच में नहीं होता। जो हमने यहाँ पर पढ़ा था ना एंटीरियर वाला नाविकुलर के साथ में, वो वाला नहीं होता है। बाकी सब तो कॉपी पेस्ट है, एब्सोल्युटली सेम है। क्लियर? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन द एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट भी याद रखना जरूरी है। एक और पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, एंकल जॉइंट पर 2 मूवमेंट होते हैं सर, डॉर्सीफ्लेक्शन होता है और प्लांटर फ्लेक्शन होता है। अब डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन इन दोनों से कौन सा वाला पोजीशन बहुत स्टेबल होता है? तो याद रखिए डॉर्सीफ्लेक्स पोजीशन बहुत स्टेबल होता है कंपेयर टू प्लांटर फ्लेक्शन। डॉर्सीफ्लेक्शन बहुत स्टेबल होता है कंपेयर टू प्लांटर फ्लेक्शन। और इसको याद रखने का तरीका बड़ा आसान है, इट्स वेरी इजी। क्योंकि आप ऐसे याद रख लो ना, व्हेन गर्ल्स आर गोइंग टू वेयर द हाई हील्स, जब गर्ल्स हाई हील्स पहनती हैं तो उनका जो पैर होता है वो कौन से पोजीशन में होता है? डॉर्सीफ्लेक्स्ड होता है या फिर प्लांटर फ्लेक्स्ड होता है? प्लांटर फ्लेक्स्ड होता है। अगर वो प्लांटर फ्लेक्स्ड होगा तो ऑब्वियसली अब आप ही मुझे बताइए, क्या इस पोजीशन में आप स्टेबल होते हो? बिल्कुल नहीं। तो प्लांटर फ्लेक्स पोजीशन स्टेबल पोजीशन नहीं होता है, डॉर्सीफ्लेक्स पोजीशन स्टेबल पोजीशन होता है। याद रखने का तरीका बड़ा आसान है सर। अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस लर्न अबाउट द आर्चेस ऑफ फुट सर। अब हम फुट के ना आर्चेस पढ़ेंगे। एक्चुअली अगर आप राइट फुट और लेफ्ट फुट को देखोगे, दोनों ना अ लिटिल बिट आर्च्ड होते हैं, आर्च्ड होते हैं, दे आर नॉट लाइक फ्लैट। इनफैक्ट जो फ्लैट वाला फुट होता है वो अबनॉर्मैलिटी है, क्योंकि बंदा फिर प्रॉपर्ली ना अनइवन सरफेसेस पर प्रॉपर्ली चल नहीं पाता है। तो फ्लैट फुट इज एन एक्चुअली अबनॉर्मैलिटी। तो आर्चेस होती है जो अपने को हेल्प करती है अनइवन या फिर रॉकी सरफेसेस पर चलने के लिए। अब इन द फुट देयर विल बी लॉन्गिट्यूडिनल आर्चेस। एक होता है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च और दूसरा वाला होता है लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च। मीडियल और लेटरल, और मीडियल वाला जो होता है वो ज़्यादा आर्च्ड होता है और लेटरल वाला थोड़ा सा कम आर्च्ड होता है, लेकिन होता है। तो देयर विल बी लाइक 2 आर्चेस, वन इज मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च और दूसरा वाला लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च होता है। अब हमको यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स पढ़ने होंगे आर्चेस के बारे में। चलिए आराम से देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले कौन सी वाली बोन्स यहाँ पर आर्चेस फॉर्म करेगी? मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च इज फॉर्म्ड बाय कैल्केनियम, टैलस, नाविकुलर and the 3 cuneiform and then first, second and third metatarsal. Whereas lateral longitudinal arch कौन फॉर्म करेगा? Calcaneus, cuboid, 4th and 5th metatarsal. अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो ऐसे याद नहीं होगा। अब इसको याद रखने का तरीका क्या होगा? द बेस्ट वे टू लर्न दिस, इसको पढ़ने का सही तरीका ये होता है कि एक बारी अगर आप टार्सल बोन्स देखोगे तो सब कुछ बड़ा आसान हो जाएगा। कितने टार्सल बोन्स होते हैं? हाउ मेनी टार्सल बोन्स डू वी हैव? 7। एक होता है टैलस और फिर टैलस के बिल्कुल पीछे होता है आपका हील बोन, कैल्केनियस होता है। और टैलस के बिल्कुल सामने एक बोट शेप्ड होता है जिसको हम कहते हैं नाविकुलर। और फिर लेटरल साइड पर होता है क्यूबॉइड और फिर मीडियल साइड पर होते हैं 3 क्यूनिफॉर्म। ऑफ कोर्स अगर 3 क्यूनिफॉर्म होंगे तो एक होगा मीडियल, इंटरमीडिएट और लेटरल क्यूनिफॉर्म। और इन टार्सल बोन्स के आगे होते हैं मेटाटार्सल नंबर 1 एंड देन मेटाटार्सल नंबर 2 और फिर मेटाटार्सल नंबर 3 और फिर 4 और फिर 5। क्लियर? ये होते हैं 7 टार्सल बोन्स और इनका अरेंजमेंट आपके एग्जाम में कई बार एक्सरे इमेज दिया गया है और जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना होता है। अगर आप एक बार इसको ड्रॉ करोगे बड़ा आसानी से याद रहेगा। क्लियर? अब मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च फॉर्म करने में कौन सी वाली बोन्स इन्वॉल्व होंगी? मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च फॉर्म करने में ईजिली आप यहाँ पर से याद रख सकते हो कि कैल्केनियम इन्वॉल्व होगा, फिर टैलस, फिर नाविकुलर और फिर ये 3 क्यूनिफॉर्म और फिर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मेटाटार्सल। सो ऑल दिस बोन्स विल बी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। अब अगर आप इस टेबल को देखोगे बड़ा आसान हो जाएगा, इसको याद रखना, आपको रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं है। तो कैल्केनियम, टैलस और नाविकुलर और तीनों क्यूनिफॉर्म होते हैं सर, और फिर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मेटाटार्सल। इजी। सिमिलरली लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च फॉर्म करने में कौन सी वाली बोन्स इन्वॉल्व होगी? अगेन द सेम थिंग, कैल्केनियम और फिर होगी क्यूबॉइड और फिर 4th एंड 5th मेटाटार्सल। वाह,
मेड इजी, बड़ा आसान है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द बोन्स कंप्लीट करने के बाद में समिट किसे कहते हैं? अरे यार नाम से आप समझिए ना, लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम। आर्च जो होता है ना, आर्च जो होता है, आप लाइक कई सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे आप जाते होंगे जहाँ पर आपको बड़ी सी ऐसी कमान नज़र आती है ना, आर्च होता है। और आर्च में क्या होता है, सबसे ऊपर हाईएस्ट एक स्टोन रखा जाता है और वो स्टोन कंप्लीट आर्च को सपोर्ट करता है और उसी को हम कहते हैं समिट कहते हैं। तो सिमिलरली मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में हाईएस्ट वाली बोन कौन सी वाली होगी? समिट कौन सी वाली होगी? टैलस होगी। और लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में समिट कौन सी वाली बोन होगी? कैल्केनियम होगी। तो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में टैलस होगी और लेटरल वाले लॉन्गिट्यूडनल आर्च में कैल्केनियम होगी। नाउ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च का जॉइंट कौन सा वाला होता है सर? पहले आप इस डायग्राम में देखिए ध्यान से, बड़ा आसान है। टैलो कैल्केनियो नाविकुलर जॉइंट, टैलस नाविकुलर और कैल्केनियस, टैलो कैल्केनियो नाविकुलर जॉइंट। और ये जॉइंट कौन सा वाला सब टाइप होता है? याद रखिए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। और कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट जो होता है, ये वाला जॉइंट होता है लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च वाला जॉइंट। और ये जॉइंट सैडल जॉइंट होता है। ये किस जॉइंट का एग्जाम्पल होता है? सैडल जॉइंट का एग्जाम्पल होता है सर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए साथ में, टैलो कैल्केनियो नाविकुलर जॉइंट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट होता है, वो होता है सैडल जॉइंट। ये सैडल जॉइंट का एग्जाम्पल होता है सर। क्लियर? अब सबसे मेन लिगामेंट कौन सा वाला होता है? मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च के लिए मेन लिगामेंट होता है स्प्रिंग लिगामेंट। और लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च के लिए बड़ा आसान है, शॉर्ट एंड लॉन्ग प्लांटार लिगामेंट्स हियर। अब अगर आप इस डायग्राम को देखोगे ध्यान से, इस डायग्राम में आपको नजर आएगा ये हील बोन, जो हील बोन होता है कैल्केनियम होता है और इसके आगे जो होता है वो नाविकुलर होता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो बोन होती है वो टैलस होती है। अगर आप यहाँ पर इस रेड कलर वाले लिगामेंट को देखोगे, इसको हम कहते हैं स्प्रिंग लिगामेंट। अब ये स्प्रिंग लिगामेंट किन के दरमियान में है, किन के बीच में है? तो ये कैल्केनियम और नाविकुलर के बीच में है, तो इसीलिए इसका नाम होगा कैल्केनियो नाविकुलर लिगामेंट। ओके, प्लांटार, इट इज ऑब्वियसली इन प्लांटार रीजन, तो प्लांटार कैल्केनियो नाविकुलर लिगामेंट, प्लांटार कैल्केनियो नाविकुलर लिगामेंट कहते हैं सर। ओके, अब ये जो प्लांटार कैल्केनियो नाविकुलर लिगामेंट होता है, ये कहाँ से अटैच होता है? अगर आपको इन डेप्थ पढ़ना होगा तो कैल्केनियम बोन में यहाँ पर एक एक्सटेंशन होता है जिसको हम कहते हैं सस्टेंटाकुलम टैलाई। सस्टेंटाकुलम टैलाई, नाम से ही समझ में आ रहा है कि सस्टेंटाकुलम टैलाई किसको सपोर्ट करेगा? ऊपर जो टैलस है उसको सपोर्ट करेगा। ओके, तो स्प्रिंग लिगामेंट इज द मेन लिगामेंट ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। और सिमिलरली जो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च होता है, उसका जो मेन लिगामेंट होता है वो इजीली आप याद रख लीजिए, शॉर्ट एंड लॉन्ग प्लांटार लिगामेंट्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग प्लांटार लिगामेंट। तो स्प्रिंग लिगामेंट का सर दूसरा नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्केनियो नाविकुलर लिगामेंट। अब टाई बीम किसे कहते हैं? आप ना उसको रिकॉल कीजिए, बो एंड एरो जो होता है ना, बो एंड एरो, तीर और कमान। तो उसमें जो आर्च होता है, आर्च में ना जो एंड्स होते हैं, उन दोनों एंड्स के बीच में एक स्प्रिंग होता है। ओके, एक स्प्रिंग होता है और उसी को हम कहते हैं टाई बीम। मतलब जो पहले और आखिरी वाले बोन्स को कनेक्ट करेगा उसको हम कहते हैं टाई बीम। तो आर्च में टाई बीम कौन से वाले लिगामेंट्स होते हैं? दैट विल बी प्लांटार एपोन्यूरोसिस होता है सर। प्लांटार एपोन्यूरोसिस जो होता है वो टाई बीम की तरह काम करेगा। और मीडियल साइड में अभी अभी जब मैंने आपको बताया था, सोल ऑफ फुट में द टेंडन ऑफ फ्लेक्सार हैलोसिस लॉन्गस होता है और मीडियल हाफ ऑफ एफडीपी, और लेटरल साइड में होता है लेटरल हाफ ऑफ एफडीपी से। ठीक है, अब स्लिंग्स कौन से वाले होते हैं? स्लिंग्स पहले तो किसको कहते हैं सर? पहले वो ध्यान से आप समझिए, स्लिंग्स किसे कहते हैं? तो स्लिंग्स जो होते हैं, अगर मान लो ये आर्च है तो आर्च को जो ऊपर पुल करेगा उसको हम स्लिंग्स कहते हैं। अगर ये आर्च को जो ऊपर पुल करके रखेगा उसको हम कहते हैं स्लिंग्स। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, अगर ये फुट होगा तो लेटरल साइड पर कौन सी वाली मसल है? लेटरल साइड पर होगी पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस, दैट विल बी एक्टिंग लाइक अ स्लिंग फॉर द लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। और मीडियल साइड में होती है यस टिबियालिस एंटीरियर और टिबियालिस पोस्टीरियर, ये दोनों यहाँ पर स्लिंग की तरह काम करेगी। क्लियर विद दिस वन? तो इस तरीके से क्या होगा, ये आपके मीडियल और लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस फॉर्म होंगे और इनके बारे में सारी पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, एवरी पॉइंट।
कौन सी वाली बोन्स फॉर्म करेगी, कौन सी वाले लिगामेंट्स इन्वॉल्व होंगे, टाई बीम कौन सा वाला होगा, स्लिंग कौन सा वाला होगा, समिट कौन सा वाला होगा और जॉइंट कौन सा वाला होगा. ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग द आर्चेस आर डन एंड डन एंड डन हियर सर. क्लियर. और यहाँ से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं. इनफैक्ट एग्जाम में एक बारी आपके ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में स्प्रिंग लिगामेंट का दूसरा नाम भी पूछा गया था. जॉइंट टैलो कैल्केडोनाविकुलर जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये भी पूछा गया था. तो इस तरह से हमारे बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर हो चुके हैं. क्लियर. तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस आर्चेस माय डियर फ्रेंड, इस डायग्राम को देखिए एक बारी. इस डायग्राम में आपको ना एक लिगामेंट नजर आ रहा है. उस लिगामेंट को हम कहते हैं बाइफरकेट लिगामेंट. बाइफरकेट लिगामेंट कहते हैं. बाइफरकेट लिगामेंट ऑब्वियसली इसके दो कंपोनेंट होते हैं. एक होता है कैल्केनियो नाविकुलर लिगामेंट और दूसरा होता है कैल्केनियो क्यूबॉइड लिगामेंट. बाइफरकेट लिगामेंट में दो कंपोनेंट होते हैं, कैल्केनियो नाविकुलर लिगामेंट और कैल्केनियो क्यूबॉइड लिगामेंट होते हैं सर. ये इमेज याद रखिए, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था. एंड देन फाइनली वेलकम टू डर्मेटोम. डर्मेटोम याद रखने का आसान तरीका ये होता है कि आपको ना एग्जाम में पूछा जाएगा इमेज देकर ना एरो मार्क, और वहाँ पर आपको पहचानना होगा कि कौन सा वाला डर्मेटोम होगा. तो लोअर लिम्ब इज मेनली सप्लाइड बाय लंबो सेक्रल प्लेक्सस. तो ऑब्वियसली लंबार और सेक्रल वाले सेगमेंट्स होने चाहिए. अब इसको याद रखने का तरीका ये होता है L1, L2 और L3, ये होता है आपके नी जॉइंट तक इन ऑर्डर. L1, L2, L3 अप टू नी जॉइंट. और फिर यही L3 नीचे कंटिन्यू होगा L4 में. तो L4 कहाँ पर होगा? टुवर्ड्स द मीडियल साइड. तो L4 मीडियल साइड पर होगा और L5 लेटरल साइड पर होगा. और L5 फर्दर कंटिन्यू होता है इनटू सेक्रल सेगमेंट्स. तो लेटरल साइड में ही S1 होगा और मीडियल साइड में एक्चुअली S2 होता है. क्लियर विद दिस वन. तो अगर आप एंटीरियर सरफेस वाला डर्मेटोम याद रखोगे तो ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत काफ़ी हो जाएगा. क्लियर विद दिस वन हियर. तो एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ. टिल नी जॉइंट, नी जॉइंट तक होगा L1, L2, L3 और फिर L4 मीडियल साइड पर आएगा, L5 लेटरल साइड पर आएगा और L5 कंटिन्यू होगा S1 में. तो ऑब्वियसली S1 लेटरल साइड में होगा, तो वही टर्न होता है दोबारा और फिर S2 मीडियल साइड में होता है. तो इस तरीके से अगर आप ये इमेज याद रख लोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द MCQs वेरी इजीली सर. ओके. और इसी के साथ में लोअर लिम्ब टॉपिक में हमने सारे हाई यील्ड टॉपिक्स यहाँ पर रिवाइज कर लिए हैं इन लेस टाइम हियर. तो अगर आप ये सारे टॉपिक्स अगर आप रिवाइज करोगे, आई होप लोअर लिम्ब टॉपिक के आप मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आप आंसर कर सकते हो. और साथ में ही जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, साथ में हमने प्रीवियस ईयर टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रिवाइज कर लिए सर. होप दिस विल हेल्प यू. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.